Hello everyone, welcome back to the Political Science 2 lecture series on near peer, and today we'll be discussing the starting discussion on the British political system. And the first very important thing to consider when we're discussing British political system is that it has the feature of its parliament as the dominant um, organ in all three organs: executive, judiciary and legislature. So in British parliamentary system, the legislature holds the apex value as compared to other organs. तो जब इसके हवाले से पास पेपर में सवाल जो बहुत फेमस है वो ये है कि किस तरीके से सॉवरेंटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश सिस्टम के अंदर. सो डू यू एग्री दिस सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम? एक्सप्लेन इन डिटेल. सो इसके अंदर सबसे पहले तो आप बुनियादी कुछ बातें जो हमने पोलसाई 1 डिस्कस करते हुए फेडरलिज्म की थ्योरी में, यूनिटरी सिस्टम्स की थ्योरी में डिस्कस किया था. ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स. इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द लोअर हाउस बीइंग द हाउस ऑफ कॉमन्स व्हिच इज द more important house, and the upper house being House of Lords. Moreover, Britain is a unitary state, which means that all powers are vested in the central parliament. Central government के पास, parliament के पास सारी powers हैं. जो provincial assemblies हैं, Welsh Assembly, Scottish National Parliament, legally speaking उनकी अपनी independent हैसियत नहीं है. To revise this aspect of unitary and federal systems और इनके क्या features होते हैं, refer back to the lecture on unitary systems and federal systems in Pol Sci 1. इस हवाले से कुछ कोटेशंस जॉट डाउन की गई हैं जिसको जो ओपिनियन को कैप्चर करती हैं एक्सपर्ट्स के. सो एवी डाइसी की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, द सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट इज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. पार्लियामेंट इज द पावर टू मेक एनी लॉ एक्सेप्ट द लॉ दैट बाउंड्स इट्स सक्सेसर्स. यानी पार्लियामेंट हर लॉ बना सकती है डाइसी के नज़दीक, सिवाय उस लॉ के जो उसकी आने वाले पार्लियामेंट की पावर रिस्ट्रिक्ट करे. यानी कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि अपनी ही सॉवरेंटी को लिमिट करते, अब बाकी उसके अलावा हर चीज कर सकती है. सो दीज आर अदर कोटेशंस दैट यू कैन कोट. द कोर थ्योरी, ये जो फलसफा क्या है पार्लियामान की इस सुप्रीमेसी के पीछे, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि चूंकि पार्लियामेंट वो वाहिद इदारा है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है, जिसके मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट्स से वोट लेकर आए होते हैं, तो इन फैक्ट जो पार्लियामेंट है इट हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड इट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द विशेस ऑफ द पब्लिक. एंड इन अ डेमोक्रेसी people's wishes should govern the system and laws should reflect the wishes of the public. आप इसमें मॉन्टेस्क्यू को कोट कर सकते हैं जिसमें हमने जनरल कैरेक्टर की बात की थी. आप रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कोट कर सकते हैं कि हाउ what the popular will is what the state and law should be like. So ये इसका आइडिया है कि since parliament is representative of people's wishes, hence people's wishes must reign supreme in a democracy. अब इसके पीछे कुछ नुकात हैं कि वो कौन से कॉजेज हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई ब्रिटेन हैज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी. सबसे पहली बात तो ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ब्रिटेन डज नॉट हैव अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन. Now here's the difference. There's a very subtle difference between codification and writing, putting something into writing. UK does not have a codified constitution but have written forms of constitution. उसको हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे. मतलब कोई एक ऐसा कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें. मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रेफर किया जाता है जो ब्रिटेन के लीगल सिस्टम को गवर्न करते हैं, जिनकी बेसिस पे ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, जिनकी बेसिस पे पार्लियामेंट पावर्स डिराइव करती है, जिनकी बेसिस पे पॉलिटिकल सारे सिस्टम्स चल रहे हैं ब्रिटेन के अंदर. वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में है, वो पार्लियामेंट के एक्ट्स की शक्ल में है, वो कुछ जुडिशरी की जजमेंट्स की शक्ल में है. अब ये सारे रिटन तो हैं, ये लिखे तो कहीं हुए हैं, बट दे आर नॉट कोडिफाइड, दे आर नॉट वन डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली डिजाइंड एज सच. So since there is no one codified document, there is no one document which you can refer to and that would put limit on the powers of the parliament. तो हर written constitution में जनरली ये होता है, अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो चूंकि पावर्स लिस्ट डाउन होती हैं एग्जैक्टली
तो इसीलिए फिर पार्लियामेंट की पावर लिमिट हो जाती है उस सेंस में कि आप सिर्फ इन चीज़ों पे कानून साजी कर सकते हैं, इन चीज़ों पे नहीं। इन चीज़ों पे जुडिशरी खड़का सकती है पार्लियामेंट को, इन चीज़ों पे एग्जीक्यूटिव वीटो कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये चीज़ें चूंकि कोडिफाइड है नहीं, तो पार्लियामेंट को बहुत लेवरेज मिल जाता है in terms of its power. Second is that absence of separation of power, since it's a pure parliamentary form of government. ब्रिटेन में presidential system नहीं है, तो executive और legislature का fusion हो जाता है। जब legislature और executive का fusion होता है तो legislature के पास बहुत ज़्यादा power आ जाती है। इस हवाले से फिर parliament अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। Then there is absence of judicial review. जुडिशरी ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्टोरिकली जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रही, यानी ये कभी भी पॉलिटिकल कन्वेंशन वहां पर नहीं रही कि जुडिशरी पार्लियामेंट के किसी फैसले को स्ट्राइक डाउन करते। इवन जुडिशरी ने अपने भी डिसीजन में, जिसको मैंने इधर कोट भी किया है केस लॉ के तौर पे, यू कैन गिव द हेडिंग ऑफ केस लॉ एंड देन गिव दिस एग्जांपल दैट पिकिन वर्सेस ब्रिटिश रेलवे बोर्ड के अंदर कोर्ट्स ने खुद जजमेंट के अंदर लिखा था कि जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है किसी पार्लियामेंट के किसी लॉ को वो इनवैलिड डिक्लेयर करें। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंटरी पावर। दिस heading is related to historical processes which have led to the supremacy of the British Parliament. Now, for a common man or for a newbie in this, you might wonder that Britain has a very strong sense of royalty. They have an institution of monarchy. उधर वहाँ पर किंग क्वीन और रॉयल फैमिली का पूरा सिस्टम मौजूद है, और हिस्ट्री में हम जब मूवीज देखते हैं खास तौर पे तो वी सी दैट ब्रिटिश रॉयल्टी एंड ब्रिटिश क्राउन वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। सो हाउ डिड इट हैपन दैट अ कंट्री दैट वाज सो स्ट्रांगली गवर्न्ड बाय मोनार्की transformed and metamorphosized itself into a republic, into a parliamentary form of government, not a republic, a parliamentary form of government with a monarchy, लेकिन उस monarchy के पास power नहीं है। How did that legal sovereignty transfer? How did that real sovereignty transferred from monarchy to the parliament? So over time, over a period of 1000 years to be precise, 1000 साल, तकरीबन 800 से 1000 साल लगे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्मूथ। सो द फर्स्ट इज मैग्ना कार्टा। 1215 के अंदर एक पैक्ट हुआ किंग और बैरन्स के दरमियान। बैरन्स बेसिकली एक लैंड ओनिंग क्लास थी बरतानिया के अंदर, जिनका काम ये था, एक डिसएग्रीमेंट इनका रियासत के साथ, किंग के साथ था, जो कि बेसिकली चूंकि फ्यूडल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था तो किंग यूज्ड टू अलॉट लैंड टू द बैरन्स एंड बैरन्स यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर द किंग। तो उसके अंदर बैरन्स ने किंग की अथॉरिटी को सबसे पहले चैलेंज किया कि राइट टू फेयर ट्रायल और राइट टू जस्टिस और राइट जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाएंगे, और किंग आर्बिट्रेरीली जस्टिस नहीं करेगा बल्कि फेयर ट्रायल का हर एक को मौका देगा, और अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का, अपॉर्चुनिटी ऑफ एविडेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ मैग्ना कार्टा के अंदर। इफ यू नीड अ लिटिल मोर डेप्थ इनटू दिस, तो ये मैंने एंड पे आपके जहां जहां भी मैंने ये नंबर मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब कि आखिरी स्लाइड पे आई हैव इंक्लूडेड अ टाइटल। उस टाइटल को आप गूगल पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एन आर्टिकल, और आप वो आर्टिकल पढ़ के तो डिटेल दे सकते। सो इफ यू वांट टू सी एंड रीड मोर ऑन मैग्ना कार्टा, देन आखिरी स्लाइड पे जो फर्स्ट लिंक होगा उसको आप खोलिएगा, उस टाइटल को लिखिएगा, एंड यू विल फाइंड एन आर्टिकल इन डेप्थ एक्सप्लेनिंग दैट। Similarly, 1628 के अंदर the Petition of Rights was another important document. बेसिकली पार्लियामेंट जब एस्टैब्लिश हुई, पार्लियामेंट के पास शुरू में कोई पावर्स नहीं थी, रियल पावर्स, द रियल पावर वेस्टेड विद द मोनार्की। 1628 के अंदर पार्लियामेंट ने किंग चार्ल्स द फर्स्ट को एक पिटीशन फाइल की, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लॉज की ब्रीचेस के ऊपर कंप्लेन किया। इस पिटीशन के अंदर किंग को 4 राइट्स को, 4 प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करने का कहा गया। फर्स्ट वाज दैट नो टैक्सेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर अवाम पे कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो वो किंग की मर्जी से ना हो, सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी और अप्रूवल उसमें जरूरी हो। किसी भी बंदे को आर्बिट्रेरीली डिटेन ना किया जाए, ड्यू प्रोसेस दिया जाए। नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स ऑन सब्जेक्ट्स एंड नो मार्शल लॉ इन पीस टाइम। तो ये 4 बेसिकली प्रिंसिपल्स कहे गए जिनको बाद में एक्सेप्ट करवाया गया।
Similarly, आगे English Civil War 1642 to 1651 is a very monumental period in British history. इसमें बेसिकली मोनार्की और पार्लियामेंट की फोर्सेस के दरमियान प्रॉपर जंग हुई, प्रॉपर एक वॉर हुई. सो देयर वर फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस ऑफ पार्लियामेंट लेड बाय द पार्लियामेंट एंड फोर्सेस ऑफ द किंग, एंड दे फॉट अ वॉर विद ईच अदर, हेंस द सिविल वॉर. अल्टीमेटली पार्लियामेंट की फोर्सेस इमर्ज्ड विक्टोरियस, and as a result they executed the king. The King Charles was executed and his head was pushed on the Westminster building, which is the parliament hall of the British parliament. तो इसके नतीजे में फिर कुछ अरसे के लिए रिपब्लिक क्रिएट की गई ओलिवर क्रॉमवेल के अंदर, यानी कि कोई मोनार्क नहीं था, यानी इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ रिपब्लिक. लाइक जैसे फ्रांस ने मोनार्की खत्म करने के बाद फ्रेंच रिपब्लिक बना दी, या किसी भी और मुल्क में जहां पर मोनार्की जब खत्म हो जाती है और सिर्फ डेमोक्रेसी रह जाती है तो वो रिपब्लिक होती है. However, later पार्लियामेंट ने ही किंग चार्ल्स द सेकंड को इन 16 इसको बाद में आफ्टर द पीरियड ऑफ वॉर, आफ्टर द रिपब्लिक पीरियड, he was invited to take the throne in 1660. लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने विक्टोरियस इमर्ज हुए थे और किंग को एग्जीक्यूट किया गया था, इसलिए इट एस्टैब्लिश्ड द प्रेसिडेंट दैट मोनार्क कुड नॉट रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट. ऑटोमेटिकली किंग वाज नाउ ऑन अ बैक फुट as compared to parliament. Similarly, फिर इससे अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का पीरियड है 1988 से 89. ये बेसिकली कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरफ रेफर करता है which witnessed the King James II of England deposed and succeeded by one of his daughters and her husband. King James II को पार्लियामेंट ने डिपोज कर दिया. Basically, James was an overt Catholic. Now, for basic Christianity, broadly speaking, very brief, broad generalization can be divided into two main sects: Catholics and Protestants. Catholics शुरू में आए, Protestants बाद में आए. मार्टिन लूथर year 1000 टर्न ऑफ द मिलेनियम पे उसकी टीचिंग्स की वजह से. You can check that on YouTube पे, आपको कोई वीडियो भी इस पे छोटी सी मिल जाएगी. So Catholics पहले आए. Catholics are those who believe in the authority of the church and who believe in Pope religiously. So Italy, Vatican is their center. Protestantism on the other hand is more independent religion where there is less reliance on church and Pope, broadly speaking. तो यूरोप में अगर हम बात करें तो जैसे इटली है, ये फ्रांस है, ये बहुत सारे मुल्क कैथलिक हैं, जबकि ब्रिटेन is a very clear Protestant. United States is a Protestant Christian. तो सेक्ट्स का बहुत मसला था. प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स आपस में बहुत जंगें लड़ी हैं, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं. वॉर्स ऑफ रिलीजन एक पूरा सीरीज ऑफ वॉर्स हैं जो यूरोप में हुई हैं. तो अब इंग्लैंड, ब्रिटेन बेसिकली in terms of its demography was Protestant, but the King James was an overt Roman Catholic. He was a Catholic and he, जो डिसेंटर्स थे, जो प्रोटेस्टेंट्स थे, वो उनको लीगल राइट डिसेंट का नहीं दिया जाता था. और जब किंग जेम्स की आगे से औलाद हुई और वो भी आगे से कैथलिक, तो इसने अवाम में एक बहुत ज़्यादा डिस्कॉन्टेंट क्रिएट की. जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, जो ऑपोजिशन थे इसकी किंग की, जो कि अगेन प्रोटेस्टेंट्स थे, दे इनवाइटेड विलियम ऑफ ऑरेंज हु वाज अ प्रोटेस्टेंट, जिसने बेसिकली मैरी से शादी की थी, जेम्स की बेटी थी वो. सो हु वाज आल्सो अ प्रोटेस्टेंट. तो उसको बेसिकली इनवाइट किया टू इन्वेड इंग्लैंड. सो दे आस्क्ड किंग्स डॉटर हु वाज अ प्रोटेस्टेंट एंड किंग्स daughter's husband, who also was a Protestant, to invade against their father and father-in-law respectively, who was a Catholic. Aista aista James' support dwindled and he fled to France, and William and Mary were crowned joint rulers, and William and Mary became the rulers of England. नेक्स्ट इज द बिल ऑफ राइट्स. 1689 में बेसिकली ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर. इट सेट आउट लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ मोनार्क. इट आल्सो सेट आउट राइट्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर पार्लियामेंट्स एंड फ्री इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. इसने इन चीज़ों के लिए भी, इन राइट्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस इम्पोज की, इन राइट्स को इनैक्ट किया
कि कोई क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, नो ब्रेकिंग ऑन द व्हील, नो एक्सेसिव टॉर्चरिंग। जो प्रोटेस्टेंट्स थे किंग जेम्स के टाइम में, प्रोटेस्टेंट्स को राइट टू आर्म्स, कैरी आर्म्स नहीं दिया गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स रिलीजियस बायस एंड सेक्टेरियन बायस, बट their right to have defense within law and the right to carry arms was re-established. The constitutional requirement of crown to seek consent of parliament was also re-established in this law. फिर the Act of Settlement 1701, Act of Settlement basically British monarchy के ऊपर settlement का था. There was this concern that when जब Queen Mary और विलियम और मैरी वाले जिनको उन्होंने पहले इनवाइट किया था, when Queen Mary died without leaving any children, ठीक है, तो कोई आगे एयर चाहिए था फिर टू रूल इंग्लैंड. बट जो पिछली कंडीशन थी बिल ऑफ राइट्स में वो ये थी कि कोई कैथोलिक किंग नहीं बन सकता, ओनली प्रोटेस्टेंट पर्सन कैन बिकम द किंग ऑफ द इंग्लैंड, रूलर ऑफ इंग्लैंड. बट क्वीन मैरी जो प्रोटेस्टेंट रूलर थी उसने तो कोई औलाद छोड़ी नहीं. तो फिर इस एक्ट के जरिए, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए ये लेजिस्लेट किया जाएगा कि जो उसकी आगे से औलाद है उसकी डेथ पे द क्राउन वुड पास टू ए प्रोटेस्टेंट रिलेशन. This relation was Sophia, who was the Electress of Hanover in Germany. They did not have an heir in Germany. And then her son George I succeeded the throne in 1714. So cutting this long story short, the only available Protestant heir to Mary's immediate family was George I. And George I was back then in Germany, and he was a German-speaking individual. And his descendants, including Queen Mary, have ruled Britain ever since. जो अभी की करंट ब्रिटिश रॉयलशिप है वो इस लिनेज से, जॉर्ज द फर्स्ट से अपनी लिनेज ट्रेस करती है. फिर उसके बाद हैं सेप्टेनियल एक्ट्स. सेप्टेनियल एक्ट्स वर इन 1716. मैक्सिमम लेंथ ऑफ पार्लियामेंट 3 से 7 साल बढ़ा दी गई. बाद में नए एक्सेस को दोबारा कम कर दिया गया. देयर वर एक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी के बहुत सारे लोगों को जिनको पेनल्टीज दी गई वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 को में, 1720s में इन लोगों को मल्टीपल एक्ट्स ऑफ इंडेमनिटीज पास हुए, इसमें इन लोगों को भी रिहा किया गया. देन देयर आर पार्लियामेंट एक्ट्स ऑफ 1911 and 1949. It asserted the supremacy of House of Commons by limiting the legislation blocking powers of the House of Lords. तो House of Lords के पास जो सस्पेंसरी पावर थी कि वो वीटो कर देते थे हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल को, वो पावर लिमिट कर दी गई. फिर उनका जो उनके पास पावर बच गई थी कि सिर्फ वो डिले कर सकते थे अप्रूवल को, उनकी डिले करने की पावर को भी कम कर दिया गया. मैक्सिमम टाइम लिमिट लग दी गई कि इस टाइम तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लाजमी अप्रूवल देनी है. सो दिस मीन्स दैट हाउस ऑफ कॉमन, द इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर अपॉइंटेड बिकॉज इट्स द अपर हाउस, अगेन रेफर टू थ्योरी ऑफ बाइकैमरलिज्म. तो लोअर हाउस, पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जहां पर बैठते हैं, उनको सुप्रीमेसी आहिस्ता आहिस्ता से मिल गई. Gave House of Commons power to approve acts without prior approval of the House of Lords. Parliament Act of 1949 further limited the power of the House of Lords by reducing the time that they could delay bills from 2 years to 1 year. तो 1 साल से ज्यादा वो कोई बिल डिले नहीं कर सकते थे. अब अगला क्वेश्चन या अगला हेडिंग जो है इसके ऊपर वो ये है कि कुछ ऐसी क्या कोई डेवलपमेंट्स हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी लिमिट हुई है. तो जी हाँ, बिल्कुल है. डायरेक्ट कुछ लिमिटेशंस हैं कि आज के दौर में, इवन दो इन थियरी देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स पावर, बट देयर आर सम प्रैक्टिकल, देयर आर सम लिमिटेशंस जनरली व्हिच आर नॉन थियरी बेस्ड. सो फर्स्ट ऑफ दोज आर द डायरेक्ट लिमिटेशंस. फॉर इंस्टेंस के बहुत ज्यादा पार्लियामेंट ने खुद लेजिस्लेट करके ही बहुत सारी पावर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करती हैं. तो जैसे स्कॉटिश पार्लियामेंट और वेल्श पार्लियामेंट असेंबली, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी पावर्स नीचे चलेंगी. दिस इज जस्ट लाइक 18th अमेंडमेंट, जैसे हम बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर काफी सारी सब्जेक्ट्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में दे दिया गया. दूसरा ह्यूमन राइट्स, आई थिंक दिस इज ह्यूमन राइट्स एक्ट. बेसिकली ये था कि जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, इसका सिग्नेटरी बन गया इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश पार्लियामेंट. दिस मीन्स दैट यूनाइटेड किंगडम ने खुद वॉलंटरीली कन्विंस अपने आप को कमिट कर दिया है
कि वो यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो उससे कंप्लाई करेगा. दिस मीन्स कि एक सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन लगा दी है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में कोई कानून नहीं बना सकता. एंड दोज ह्यूमन राइट्स विच are interpreted by the European Convention of Human Rights as interpreted by the European Convention. Hence, the act which makes it unlawful to any public body to which is in any way incompatible with the convention. Then the creation of UK Supreme Court. 2009 तक there was no Supreme Court in the UK, which is why you had a very weak check on Parliament. क्योंकि Supreme Court थी नहीं. House of Lords used to be the highest appellate forum. Final Court of Appeal used to be House of Lords. So Parliament बहुत powerful थी. लेकिन अब Parliament House of Lords से ये लेकर Supreme Court के पास powers दे दी गई हैं. इसके अलावा कुछ practical limitations हैं कि although they're not legal in nature, but they directly affect the way Parliament responds. So Parliament कुछ practical pressures को respond करती है, which is why it's not completely sovereign, it's not independent. The first of which is the political sovereignty. Alright guys, welcome back to the Political Science 2 lecture series on near peer, and last time we were discussing about the direct limitations on the parliamentary sovereignty, and we discussed how British Parliament had certain limitations on its power, जिसमें हमने Human Rights Act का तस्करा किया था. Now the third important thing in this regard is the creation of UK Supreme Court. So prior to 2009, there was no Supreme Court in the United Kingdom. House of Lords, which is the upper chamber of the Parliament, used to serve as the highest appellate forum. तो highest court of appeal जो थी, सबसे highest appeal Supreme Court तक नहीं जाती थी क्योंकि Supreme Court exist ही नहीं करती थी. Highest appeal House of Lords तक जाती थी. So Parliament बहुत powerful थी, बिल्कुल सॉवरन थी. इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अमूमी तौर पे जुडिशियल रिव्यू करती है किसी एक्ट को लीगल या इनवैलिड या अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर करती है, जैसे हमने डिस्कस किया. तो यूके में वो सिरे से था ही नहीं. मगर 2009 में वो अपील की हाईएस्ट अपील की पावर हाउस ऑफ लॉर्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई. तो ये इसने भी उसकी पावर्स को थोड़ा लिमिट किया. अगली कुछ है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के जो प्रैक्टिकली पार्लियामेंट को की पावर्स को लिमिट करती है. उसमें सबसे पहले तो जो हमने आइडिया पॉलिटिकल सॉवरेंटी का डिस्कस किया कि पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक हैज द रियल पावर सिंस पीपल इलेक्ट पार्लियामेंट्स, सिंस पीपल कैन आउट क्या कहना चाहिए उनको, दे कैन आउट द पार्लियामेंटरी मेंबर्स in next elections. So parliamentarians have a direct incentive to respond to the wishes of the public. Hence this in a way, public opinion in a way, and political sovereignty is in this way a check on the power of the parliament. So ये लेबर पार्टी का पैम्फलेट 1945 की उस पर कोटेशन लिखी हुई थी, इट रियली रेस्ट विद यू, यू डिटरमिन द मेंबरशिप एंड देयरबाय पॉलिसी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. सेकंड इज रूल ऑफ लॉ, कि एक सेट पैटर्न, एक सेट चीजें हैं कुछ के, इनके अलावा चीजें नहीं बनाई जा सकती. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नेवर लेजिस्लेट एंड कैन नॉट लेजिस्लेट कि किसी बंदे को, कोई बंदा जो एक्यूज्ड है उसको राइट ऑफ हियरिंग ना दिया जाए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ. या ये कहा जाए कि किसी बंदे को बगैर किसी सबूत के अरेस्ट करके जेल में 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए. दिस कैन नॉट हैपन. ब्रिटिश पार्लियामेंट ये नहीं कानून साजी ऐसी कर सकती क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है. थर्ड इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आइडिया ये है कि पार्लियामेंट अमूमी तौर पे ब्रॉड आउटलाइंस में पॉलिसी मैटर्स की शक्ल में अपनी लेजिस्लेशन पास करती है, या और उसकी जो नीचे जो डिटेल्स टू बी सेट आउट बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि वो जो पहली सतह पर जो कानून साजी की होती है वो भी डिपार्टमेंट पूरा फॉर्मुलेट करता है. और ये वैसे जनरली दुनिया में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि जब फॉर इंस्टेंस अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कानून साजी होगी, कोई पार्लियामेंट में बिल पास होगा, तो उसके ऊपर पहले तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरा होमवर्क वो करेगा, वो उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा. एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद वो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में जाएगा, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी लीगल इंट्रिकेसीज वगैरह को चेक करेगा, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा जो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखेगा. ये फिर वो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के पास जाएगा सॉरी, फिर वो इस तरीके से करता कराता फिर आपकी कैबिनेट के पास आएगा, वो उसकी अप्रूवल होगी, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा. तो यानी पार्लियामेंटेरियंस बहुत कम इनपुट टेक्निकली अपनी दे रहे होते हैं कानून साजी में. वो नीचे से ब्यूरोक्रेट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो लोग ही बेसिकली इस चीज़ को ड्राइव कर रहे होते हैं.
तो बरतानिया में भी ये मामला इसी तरीके से है। और फिर जब वो पॉलिसी पास होती है तो वहाँ पर भी वो ब्रॉड आउटलाइंस की शक्ल में होती है, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो फिर वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने उसकी डिटेल्स को फिल आउट करना होता है रूल्स की शक्ल में खास तौर पे। तो बहरहाल ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उसकी पावर के ऊपर। देन देयर इज रोल ऑफ प्रेस। मीडिया कैन होल्ड द पार्लियामेंट अकाउंटेबल। मीडिया इतनी हाइप क्रिएट करता है इश्यूज के बारे में, वो गाइड करता है व्हाट गुड पॉलिसी एंड बैड पॉलिसी इज, इट क्रिएट्स इश्यूज, फ्रेम करता है वो चीज़ों के, साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट करता है लोगों की परसेप्शन को अबाउट इश्यूज। सो इट्स वेरी इंटरडिपेंडेंट इन नेचर। सो मीडिया हैज अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर नैरेटिव्स इन द सोसाइटी। सो जो पावर ओवर नैरेटिव्स है दैट अल्टीमेटली लीड्स। तो पॉलिटिशियंस को कैसे पता चले कि ये इशू इंपॉर्टेंट है ये नहीं है? मीडिया का सेंसेशनलिज्म, डेली मेल पे आज क्या खबर आई है, गार्डियन ने इस पे क्या लिखा है, बीबीसी क्या कह रहा है, दिस हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट in the thinking of the parliamentarians and themselves, which ultimately make the laws. तो इस तरीके से प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। Then there are international pressure and treaties as well. तो आपकी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि हमने इसकी डिस्कशन की पहले, या फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्लाइमेट अकॉर्ड किया हुआ है इन्होंने, या कोई आपस में ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसी नहीं बना सकते अगर आपने वो एग्रीमेंट किया हुआ है। वैसे भी जनरली इंटरनेशनल प्रेशर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को, बिकॉज यू हैव टू स्टैंड अमंगस्ट द कमिटी ऑफ नेशंस। तो ये बेसिकली आपकी सारे टॉपिक्स थे, इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट था। मैंने जैसे बताया कि मैंने लिस्ट किया हुआ है, तो लेक्चर्स के अंदर जो जो पॉइंट्स थे जिसके आगे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, लेट मी शो यू। जैसे ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर मैंने अगर लिखा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आखिरी स्लाइड में ये पॉइंट नंबर 2 ये वाला आर्टिकल है। सो इफ़ यू राइट इंग्लिश सिविल वॉर एन ओवरव्यू बाय थॉट को, दिस इज द वेबसाइट जहाँ पर आपको उसकी डिटेल मजीद मिल जाएगी। मैग्ना कार्टा, व्हाट इज इट, व्हाई इज इट स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे, बाय इंडिपेंडेंट, सिमिलरली ग्लोरियस रेवोल्यूशन बाय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। You just have to type this because what we noticed was that people were asking me directly कि इससे रिलेटेड आपने वीडियो में कहा था कि आप रिसोर्स देंगे लेकिन आप दिया नहीं। वो कभी कभी टेक्निकल एरर्स आते हैं एंड इट डजंट गेट अटैच्ड टू डिस्क्रिप्शन। तो व्हाट आई हैव डन इज दैट टू बी ऑन द सेफ साइड, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे कि जो भी एडिशनल आपसे रीडिंग रिक्वायर्ड है, आई विल जस्ट write the title and the website in this additional resources tab. You can just look at this slide, type it in the next tab and find the additional resource yourself. I hope this lecture helped you guys. I'll see you next time and we'll discuss the sources of Brit. Hello everyone, welcome back to the Political Science 2 lecture series on EAPL, and today we're going to discuss the sources of the British Constitution in particular. So इस पे सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में कुछ कोटेशंस लिख सकते हैं। मुनरो की कोटेशन है, लॉर्ड की कोटेशन है। Then we can delve into some of the theoretical concepts. The first thing which I discussed in the previous lecture as well is that British Constitution is not codified. It is not found in one document which can be conveniently referred to. जैसे पाकिस्तान का आइन है, आइन पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हैं कि एक ये डॉक्यूमेंट है, इसके मुताबिक पूरा मुल्क चल रहा है। यूके इज एन एक्सेप्शन के जहां पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। It doesn't mean that it's not written. Multiple written documents, and there are thousands of them which all form part of the British political system. It is a composite of historical documents, statutes, judicial decisions and conventions. तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया था शुरू में, डिवाइड करता है पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, वो फंक्शंस बताता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स फिक्स करता है। तो अब बरतानिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर ही, रिटन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर ये चीज़ें हर इदारे को पता है कि उसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या पावर है, वो कैसे हैं। तो हाँ, इसीलिए हम कहते हैं ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडिफाइड है, यानी कि ब्रिटेन में सारी पावर्स तो डिवाइडेड हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हर ऑर्गन को पता है, मगर वो कोडिफाइड नहीं है, वो मुख्तलिफ जगहों से पता है और वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर काम उससे उन चीज़ों के मुताबिक करिए। वो चीज़ें क्या हैं? उनमें सबसे पहले तो लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियली दो हिस्से हो गए। एक तो लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिटन है, कोडिफाइड नहीं, रिटन, यानी कि आपको रिटन शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगे। और दूसरा उसकी कन्वेंशंस,
ये दो हिस्से हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। कन्वेंशंस बिल्कुल अनरिटन है, ये बेसिकली वो ट्रेडिशंस हैं जिनके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। सो जो लॉज इटसेल्फ हैं, जो रिटन पार्ट्स हैं, कि जिन चीज़ों को आपको रिटन हवाला मिल जाएगा, एक डॉक्यूमेंट में नहीं लेकिन मल्टीपल में, लेकिन रिटन बहरहाल मिल जाएगा, उसके अंदर भी सबसे पहली जो चीज़ आती है मजीद, वो सबसे पहली चीज़ है हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिनकी वजह से हिस्टोरिकली मोनार्की से पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरफ शिफ्ट आया आपका, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, रिफर बैक टू दैम दैट लेक्चर इफ यू वांट टू रिकॉल, मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरे वो हैं जो पार्लियामेंट ने खुद कानून साजी करके अप्रूव किए हैं, जिनके अंदर एक्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पार्लियामेंट्री एक्ट्स ऑफ 1911 to 49, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट। बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट के ज़रिए यूके सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वगैरह रेगुलेट की गई थी। तो ये दूसरा हिस्सा है लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा जुडिशियल डिसीजंस एंड द कॉमन लॉ। कानून वो चलता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, जो कि बेसिकली कोर्ट के डिसीजन से बना है। सो कोर्ट ने मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ जजमेंट्स दी हुई हैं, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी, लोग लिटिगेशन लेकर कोर्ट में जाते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो कोर्ट्स में चीज़ें जाती थी, तो कोर्ट उसके ऊपर डिसीजंस देती थी और आहिस्ता आहिस्ता उस पर लॉ बनता चला गया कोर्ट्स के डिसीजंस की बेसिस पे। तो कॉमन लॉ के मुतालिक कहा जाता है कि इट्स अ सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस। स्टारे डिसाइसिस इज लैटिन फॉर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स ये हैं कि पुरानी कोर्ट ने पहले, सुपीरियर कोर्ट ने क्या फैसला किया, जूनियर कोर्ट वो फॉलो करेगी। ये एक प्रेसिडेंट की शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि आपकी पुरानी कोर्ट ने क्या फैसला किया था इसी मामले के ऊपर 5 साल पहले, और आप उसी को फॉलो करते हैं और उसी को नाफिज करते हैं, ये भी जुडिशियल प्रेसिडेंट है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा, सो डाइसी के मुताबिक इंग्लिश लॉ इज जजमेंट। सो राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो आज ब्रिटिश पार्लियामेंट इंजॉय कर रही है, ब्रिटिश सिटीजनरी इंजॉय कर रही है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ केसेस कंटेस्ट, रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट्स, केसेस कंटेस्टेड इन कोर्ट, सॉरी, केसेस कॉन्टेस्टेड इन कोर्ट्स, या। सो ये आइडिया है, ये भी लेकिन जुडिशियल, ये भी चूंकि रिटन शक्ल में मिलते हैं, यानी जुडिशियल जजमेंट्स जो हैं वो आपको रिटन शक्ल में मिलती हैं, तो इसलिए दे पार्ट of the laws of the constitution because it's the written part. चौथी चीज जो रिटन शक्ल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की मिलती है वो कमेंट्रीज ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट। बड़े बड़े कानून दानों ने बरतानिया में जो बड़ी अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं कानून के ऊपर, जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं, वो इसका हिस्सा बनते हैं। जैसे कि मैंने 3 रेफरेंसेस दिए हैं, सर विलियम एंसन्स लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्स्किन मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, डाइसी की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली द लीगल जूरिस्ट इन यूके। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये एमिनेंट जूरिस्ट की कमेंट्रीज? बिकॉज इसी को पढ़ के आपके जजेस बनते हैं, इन्हीं को पढ़ के लॉयर्स बनते हैं, यही कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक जनरेशन ऑफ लॉयर्स जजेस बनती है वो इनसे इन्फ्लुएंस होती है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने लीगल सिस्टम की थिंकिंग को इम्पैक्ट किया। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपको रिटन शक्ल में मिल जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वो हिस्से हैं, तो इसलिए उनको लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो सेकेंड हिस्सा है वो कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको their conventions are neither made by any legislative authority nor enforced and applied by the executive and judiciary। ना तो ये किसी कानून पार्लियामेंट ने बनाया, ना इसको किसी एग्जेक्टिव ने नाफिज किया, ना जुडिशरी इसको इन्फोर्स कर रही है। These are uncodified and unwritten, these are just traditions। जैसे कि कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई बड़ा आता है तो आप उठ खड़े होते हैं, दिस इज अ कन्वेंशन। अगर कोई बंदा अपना हाथ आगे करता है तो आप हाथ मिलाते हैं उससे, दिस इज अ कन्वेंशन। जब आप किसी से जाते हुए गले मिलते हैं, दिस इज अ कन्वेंशन। ये कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, मगर ये फॉलो होता है एज अ ट्रेडिशन। तो पॉलिटिकल कन्वेंशंस एग्जिस्ट करती हैं यूके में बहुत स्ट्रांगली, विच इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में यानी एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह कि एज अ मैटर ऑफ हैबिट, चूंकि सालों से, डेकेड्स बल्कि सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज सम पॉलिटिकल कन्वेंशंस हैव बीन फॉलोड। तो उसके लिए कभी कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान में, बरतानिया, अमेरिका में, इंडिया में कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी कि जब कोई के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वो बन सकता है जिसकी मेजॉरिटी हो, जो मेजॉरिटी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। ये कानून में लिखा हुआ है, ब्रिटेन में ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ। ये एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन फॉलो होता है कि बस चला आ रहा है सदियों से कि
किंग जो है हर इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी जीतने वाले को बुला के तो उससे ओथ लेता है, वो चाहे तो ना ले। लीगली उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहीं पे नहीं है लिखा कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन किंग उस कन्वेंशन को फॉलो करता है। So they are merely some habits and practices which regulate the working by the people because they are very helpful in the smooth working of the government. These are highly respected by the British electorate and leadership. It has enabled British political system to adapt and evolve over time. What is the sanction behind conventions? कि ये कन्वेंशन सस्टेन किस तरीके से कर रही हैं इतनी, और ये कैसे इतनी रिगरसली फॉलो होती हैं? तो इसके ऊपर 3 ओपिनियंस है डिफरेंट। डाइसी कहता है कि अगर कन्वेंशन को वायलेट किया जाएगा तो उसकी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इवेंचुअली कोई ना कोई लॉ भी नेक्स्ट स्टेप पे ब्रेक होगा। सो वायलेटिंग अ सैंक्शन विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वायलेटिंग अ कन्वेंशन विच इज़ नॉट इलीगल, मगर उससे ऑटोमेटिकली एक ऐसा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि आपसे कोई ना कोई आगे लीगल चीज़ भी ब्रेक होगी। हेंस अल्टीमेटली इस डर की वजह से कोई बंदा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन कन्वेंशंस को वायलेट नहीं करता। ये डाइसी का ओपिनियन है दैट देयर वायलेशन देयर बाय देयर इट मींस कन्वेंशंस का द वायलेशन ऑफ कन्वेंशंस वुड ब्रिंग अबाउट अ सब्सिक्वेंट ब्रीच ऑफ लॉ। द सेकंड इज रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस। जेनिंग्स एंड लोवेल आर द ओपिनियन दैट दे आर कोड ऑफ ऑनर। वो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल मोरालिटी सेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सेट करते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ ऑनर, हेंस दे आर नॉट वायलेटेड। Then there's third opinion which argue that conventions are so deeply embedded and entrenched in the British polity, in the British society, that a politician who do not, or the political system which does not follow these conventions in Britain, पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करेगी, पब्लिक उन्हें रिजेक्ट कर देगी या पब्लिक ह्यूमिलिएशन उनको फेस करनी पड़ेगी। हेंस द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज अ पॉजिटिव चेक ऑन द पॉलिटिशियंस इन ब्रिटेन कि वो कन्वेंशंस को फॉलो करें। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड एग्जांपल कोट किए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये लीगली कहीं पर भी नहीं लिखा ब्रिटेन में, ये मैटर ऑफ कन्वेंशन तौर पे फॉलो होता है। द ब्रिटिश मोनार्क डजंट वीटो बिल्स पास बाय पार्लियामेंट, वो चाहे कर सकता है मगर वो नहीं करता। द मोनार्क इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मनी बिल्स ओरिजिनेट इन ओनली इन हाउस ऑफ कॉमन्स। द कैबिनेट डिफीटेड इन हाउस ऑफ कॉमन और इन स्टांस रिजेक्टेड इन पब्लिक रेफरेंडम वुड रिजाइन। यानी कि अगर कोई कैबिनेट गवर्नमेंट है जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर उसी का बिल पार्लियामेंट मंजूर नहीं करती, ठीक है, पार्लियामेंट जिस गवर्नमेंट का बिल रिजेक्ट कर दे अगर गवर्नमेंट का, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस खो दिया है, तो वो रिजाइन कर देती है। जिस तरह के थेरेसा मे ने किया, या आप एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं, क्योंकि उसका ब्रेक्सिट प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर, शी रिजाइन इवेंचुअली। सिमिलरली उससे पहले अगर तो कैबिनेट का गवर्नमेंट कोई बात पब्लिक रेफरेंडम में लेकर जाए और उसका स्टांस पब्लिक रिजेक्ट कर दे तो भी वो रिजाइन कर देते हैं, जैसे कि डेविड कैमरॉन ने रिजाइन किया ओवर ब्रेक्सिट वोट, क्योंकि डेविड कैमरॉन वाज इन फेवर ऑफ रिमेनिंग विद इन यूरोप बट पब्लिक वोटेड टू गो आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ब्रिटानिया में ये समझा जाता है कि इसका मतलब कि आपने पब्लिक की सपोर्ट खो दी है, तो फिर वो रिजाइन कर देते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो पहली 3 बातें हमने डिस्कस की हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, जितनी दूसरी कॉलोनीज रही हैं ब्रिटेन की, वहां पर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि ये चीज़ ऐसे होगी, लेकिन ब्रिटेन में नहीं ये लिखी हुई, ब्रिटेन में ये अनकोडिफाइड है। तो हुआ ये कि ये बेसिकली वैल्यूज़ और ये सिस्टम्स ब्रिटेन में ओरिजिनेट किए, वहाँ पर फॉलो होते रहे रिगरसली, क्योंकि उनका सिस्टम इस वजह से स्मूथली चलता था, इन चीज़ को वैल्यू किया जाता था और बहुत डीपली एम्बेडेड थी वो यूके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन की दूसरे ममालिक पे, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका एंड नियरली हाफ ऑफ द नोन वर्ल्ड, तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट हुई उन सारी कंट्रीज़ में, ये सारी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स। और जब डीकॉलोनाइजेशन हुई, बरतानिया गया, तो उन्होंने इन सिस्टम्स को फॉर्मलाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में ढाल दिया, मगर बरतानिया को खुद कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इन चीज़ों को फॉर्मलाइज करने की। आगे अगला ये है कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहली तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आसान है। अगर आपने एडवांटेजेस बताने हैं तो डेफिनेटली दिस शुड बी ओवर सम अदर कंट्री ना, तो इसलिए कंपैरिजन के लिए हम यूएस वगैरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इट्स इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की लेजिस्लेशन है वो ईजिली की जा सकती है, चूंकि अमूमी तौर पे जहां पर रिटन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस इज इवन डिफिकल्ट देन लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग के लिए 50% चाहिए होता है, 50% + 1, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे यूएस के अंदर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है
दोनों हाउसेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी और सेनेट में भी, एंड देन 3/5 रैटिफिकेशन बाय द सेनेट, यानी 3/5 ऑफ द स्टेट्स, विच इज हाउ मच, 30 समथिंग, 50 में से 37, 35, आई डोंट नो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स की अपनी असेंबलीज भी रेटिफाई करें, फिर जाके कोई कानून में तरमीम होती है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जबकि चूंकि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक आम लेजिस्लेशन की तरह ही कोई तरमीम की जा सकती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ पास की जा सकती है ब्रिटेन के अंदर। सिमिलरली इट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। अब इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि बरतानिया में स्लेवरी अबॉलिश सिर्फ एक एक्ट के जरिए ऐसे कर दी गई 1833 के अंदर। व्हेन द पार्लियामेंट फेल्ट दैट इट शुड बी अबॉलिश्ड, इट वाज अबॉलिश्ड। बट यूएस के अंदर जहां कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पर it took a war for them to abolish slavery and then pass that legislation. Why? Because जो institutional conservatism एक होता है, क्योंकि codified चीज कंजर्वेटिज्म की तरफ लेकर जाती है। कंजर्वेटिज्म इन द सेंस के जो कानून में लिखा है आप उसको उसी तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो चूंकि ब्रिटिश यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि स्टेट्स के ये राइट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है, तो जो आप में से यूएस हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें आइडिया होगा कि सदर्न स्टेट्स का ये क्लेम था स्लेवरी ना अबॉलिश करने का, कि ये स्टेट राइट है, दिस इज आवर राइट। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार नहीं है कि वो स्लेवरी आकर सदर्न स्टेट्स में खत्म कर सके, हमारा राइट है और हमारे इंटरेस्ट में है स्लेवरी। कॉटन की प्रोडक्शन की वजह से, प्लांटेशंस की वजह से उनके पास और लेबर नहीं थी, तो वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जस्टिफाई करते थे। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सैंक्शन मौजूद था एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से, तो वो इतनी मुश्किल हो गई चीज़, जबकि यूके में वो कितनी आसानी से की हो गई थी। तीसरी चीज़ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाई होता है तो वो हर एक की पावर्स को लिमिट कर देता है, वो जुडिशरी को भी पावर देता है, क्योंकि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जुडिशरी बहुत पावरफुल हो जाएगी, बिकॉज नाउ जुडिशरी इज गोइंग टू इंटरप्रेट दैट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन इन्फोर्स दैट, हेंस देन इट कैन फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पे, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पे वो डिफरेंट लॉज को अल्ट्रा वायरीज भी डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। मगर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोडिफाइड नहीं है, तो जुडिशरी की पावर इतनी होगी ही नहीं, दूसरे ऑर्गन की नहीं होगी। इसका मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। जब पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, इसका मतलब कि पब्लिक विल बी द सोल ड्राइवर ऑफ द एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी द सोल ड्राइवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि लेजिस्लेटिव डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाते हैं आप, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं है लेजिस्लेटिव की पावर पे, जुडिशरी किसी चीज़ को वो नहीं कर सकती जुडिशल रिव्यू में अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर, कोई ये नहीं आएगा यहाँ पर, इधर बेसिकली आएगा कि किस तरीके से कोई चेक्स एंड बैलेंसेस आपके नहीं रहते लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर। दूसरा, इंस्टेबिलिटी नेशनल पॉलिसीज, बिकॉज जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसकी पावर पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ऊपर से नीचे से, कोई जुडिशरी उनको लिमिट नहीं कर सकती। हेंस एवरी न्यू गवर्नमेंट विल हैव एबिलिटी टू चेंज थिंग्स ड्रामेटिकली, और वो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज नहीं आती। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि सेफगार्ड ऑन सिविल लिबर्टीज नहीं एग्जिस्ट करते फॉर्मली। अभी हम थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स का सेक्शन होता है। यूएस में पहली 20 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है और वो बेसिकली राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं एंड दे आर जुडिशेबल, दे आर इन्फोर्सेबल, कोर्ट्स उसको इन्फोर्स करती हैं, वो आप उसको किसी सूरत वायलेट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई लॉ नहीं बन सकता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जैसे यूएस में है, पाकिस्तान में, इंडिया में। मगर जब अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें फिर ये सवाबदीद पे आ जाता है, ये फिर गुडविल पे है लेजिस्लेचर्स की, पॉलिटिशियंस की, जुडिशरी की, कि वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करें, लेकिन कोई लीगल बैकिंग नहीं है उस चीज़ की फॉर्मल प्रोटेक्शन के अंदर। तो आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज यू टू वॉच अ फ्यू वीडियोज़ ऑन uncodified nature of British Constitution, advantages and disadvantages of that. To so you know you can have more retention in the sense of that you can absorb more content. काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं that when you watch the videos तो आपको थोड़ी समझ आती है, लेकिन रिटेंशन आपकी कम होती है। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, समटाइम्स डू सम cursory Google research, YouTube research, watch a few videos, read a few small articles on this, as well as read
ऑन द बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो आपने यूज़ कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं, या इसी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें, ताकि आपकी रिटेंशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता improve हो. So that's all from my side today. I hope this lecture helped you guys, and I'll see you next time in next. Welcome guys. We're going to discuss the rule of law in Britain, the concept of rule of law in Britain. It's very simple relatively because इसमें बहुत छोटे छोटे 3 concepts है जो हमने discuss करने हैं. इसका अगर अगर आइडिया ब्रीफ इसके ऊपर कमेंट्स किए जाएं तो दिस इज बेसिकली द आइडिया दैट एवरी सिटीजन इज सब्जेक्ट टू द लॉ including the lawmakers themselves. Francis Fukuyama के मुताबिक a stable political order is merely a glib in the absence of rule of law. So rule of law is basically 3 foundational institutions. इसको थोड़ा डिटेल में कर देते हैं ताकि आपके पास कंटेंट ज़्यादा आ जाए. फुकुयामा की किताब पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके के मुताबिक 3 फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रियासत को बनाते हैं. एक स्टेट, एक रूल ऑफ लॉ और एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. स्टेट बेसिकली है कि आपकी रियासत, जो हमने जिस तरह पोल साइड में बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, द एबिलिटी टू इन्फोर्स लॉज डाउन टू द लोएस्ट लेवल, तो वो हायरार्किकली ऑर्गेनाइज स्टेट स्ट्रक्चर को वो स्टेट का नाम देता है. रूल ऑफ लॉ वो जो हम डिस्कस करेंगे, और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस और फ्रीडम्स एटसेट्रा, बट प्राइमरीली इलेक्टोरल प्रोसेस. तो ये 3 फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी मुल्क के लिए फुकुयामा के मुताबिक. इन हिज बुक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, do give that reference and do give this brief synopsis that I have given you. हम ये किताब डिटेल में भी डिस्कस करेंगे because I have also planned to do a summary of 10 or 12 books for the CSS foundational course, और उसके अंदर फिर हम इसको काफ़ी डेप्थ में जाकर डिस्कस भी करेंगे. A.B. Dicey, a very important British jurist, said that 2 pillars of the British Constitution are rule of law and the parliamentary supremacy. Parliamentary supremacy we have already covered. Origin of the term, the concept dates back to Aristotle, who said law should govern. So law should govern rather than whim. Basically the idea is कि whims की basis पे अपनी जो arbitrary minds की basis पे नहीं होना चाहिए, law formal rules की basis पे चीजें चलनी चाहिए. So Aristotle's idea that law should govern. Magna Carta ने सही है, हमें start होता है, रूल ऑफ लॉ इंट्रेंच होता है. और जो सारा हमने एक प्रोसेस नहीं डिस्कस किया था कि कैसे मोनार्की से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी डेवलप हुई, वो टेक्निकली रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी है. तो वहां पर वो जो सारे इवेंट्स मैंने आपको उधर लिखवाए थे, और मैं आगे आपको जो इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की के अंदर भी वही रिपीट करवाऊंगा, तो वो सारे इवेंट्स आप लिख लें कि इवेंट्स दैट लेड टू रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटेन. तो वो सारे आप कोट कर सकते हैं नीचे, और उनकी बेशक ब्रीफ समरी लिख सकते हैं. Samuel Rutherford used the phrase against the divine right of kings. Divine right of kings यूरोप के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि जो किंग है बेसिकली खुदा की तरफ से उसको ये गॉड गिवन राइट है टू रूल, which is how European monarchs tried to entrench their power. Implications. So basically there are 3 implications for rule of law according to A.B. Dicey, और हम डाइसी की वो 3 characteristics rule of law की डिस्कस करेंगे. First is that no one can be punished except for breach of law. ये वही बात है कि किसी को arbitrarily सजा नहीं दी सकती. कोई जो शहंशाह है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, इसको जो है वो कोड़े मारे जाएं क्योंकि इसने मेरे खिलाफ बात की है, या इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, सो एंड सो फोर्थ. के आर्बिट्ररीली अननेसेसरीली किसी को पनिश नहीं किया जा सकता. जो मुल्क का कानून है और जो मुल्क का लेजिटिमेट कानून है, जो उसकी लेजिटिमेट प्रोसेस से है, और लेजिटिमेट कानून हमारे मॉडर्न टाइम्स में वो है जो पार्लियामेंट से अप्रूव करती हैं. तो जो पार्लियामेंट के अप्रूव करदा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा अगर कोई बंदा, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिल सकती. सिर्फ उसी चीज की पनिशमेंट मिल सकती है, और सिर्फ उतनी पनिशमेंट मिल सकती है जितनी उस कानून में उस सजा के लिए दी गई है. अगर एक ऑफेंस की सजा 2 साल की कैद है तो आप उसे 4 साल की कैद नहीं दे सकते. ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होगा. सो पहला प्रिंसिपल, नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, और उसकी पनिशमेंट सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितनी लॉ कहता है. So this is the idea that there should be no arbitrary power in the hands of the executive. Public courts इसमें अपना बहुत important role play करती हैं. courts free access to public courts होना चाहिए ताकि हर बंदा rule of law access कर सके. right to defense by counsel of choice, यानी अपनी मर्जी का lawyer करके, ये right to representation भी कहलाता है, ये आप लिख लें इसको यहाँ पे. right to representation through counsel और lawyer, ये एक right है आपका fundamental, ताकि आपको ऐसी गलत सजा ना कोई बंदा दे. Supremacy of law over the arbitrary power is the fundamental principle. Second is equality before law. This is the idea that every person is subject to same law. चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, rich and poor is not subject to different laws.
if you belong to one section of the society or the other. अगर आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, अगर आप वेल्श हैं, आयरिश हैं, इंग्लिश हैं, तो यूके के अंदर आपको उस सेम लॉ के साथ आप यू विल बी सब्जेक्टेड टू इट। और डाइसी के मुताबिक तो इस इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स और हर ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी एक ही लॉ हो। दैट इज व्हाई डाइसी डू नॉट बिलीव इन सेपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ। इसीलिए डाइसी को लगता है कि जो फ्रांस का सिस्टम ऑफ ड्रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का सिस्टम है, वो अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ है। बिकॉज डाइसी का प्रेमिस ये है, डाइसी का फाउंडेशनल पूरा थ्योरी ये है, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, कि इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ के सामने। तो दिस establishes moral, personal and legal equality in democracy. Ministers are politically responsible to parliament and legally responsible to court. Protection of fundamental rights and liberties. तो तीसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, वो ये है कि जो कार्डिनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टीज हैं, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, एसोसिएशन, असेंबली, स्पीच, वो सारी भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आती हैं, कॉमन लॉ ने जो रिकग्नाइज की है। तो आप इन वे कह सकते हैं कि चाइना के अंदर हो सकता है कि बाकी चीजें इक्वालिटी हो, पर एक्सेप्ट बाय ब्रीच ऑफ लॉ किसी को ना किया जाता हो, लेकिन उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स नहीं होते, क्योंकि लोगों के पास फ्री स्पीच नहीं है, फ्री मीडिया नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रूल ऑफ लॉ उस तरीके से वहां पर नहीं है। यू कैन आर्ग्यू दैट। तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं। यहाँ पर यू कैन मेक अ कंपैरिजन विद द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी आपको जिस तरीके से बताया, प्लस ये कि इंस्टीट्यूशंस, ये एक पॉइंट था जो रह गया था, दैट इनफोर्स रूल ऑफ लॉ। तो वो कौन से इंस्टीट्यूशन है रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करते हैं? सबसे पहले पार्लियामेंट लॉ बनाती है, बुरे लॉज को चेंज करती है, गैप्स खत्म करती है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, जो कैबिनेट या प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के में प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट होगी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट होगा, जो इन्फोर्स करते हैं इस चीज को अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए नीचे वो। और कौन रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करता है? कोर्ट्स या जुडिशरी, बिकॉज सारे केसेस तो फिर उधर जाने हैं अगर रूल ऑफ लॉ ब्रीच हुआ, किसी को सजा देनी है नहीं देनी। और इसके अंदर एग्जांपल आप दे दें हेबियस कॉर्पस की, मैंने आपको पहले भी बताई थी, किसी को भी इलीगली डिटेन नहीं किया जा सकता, हेबियस कॉर्पस की एग्जांपल दे दें, ठीक है। तो ये है ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आ सकता है। इसका सब पॉइंट बना सकते हैं कि जिन्होंने लोएस्ट लेवल पे करना होता है, मैजिस्ट्रेट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस इन्फोर्सर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, वो सारे, तो ये इंस्टीट्यूशन है जो इन्फोर्स करते हैं। So that's all for this section. In the next lecture, we're going to discuss the cabinet system in UK. Hello guys, we're going to do the cabinet system in UK. और कैबिनेट सिस्टम इन यूके का बेसिकली मल्टीपल टाइम सवाल आ चुका है। कैबिनेट सिस्टम इन यूके सिंपल ये भी आता है एक्सप्लेन द कैबिनेट सिस्टम इन यूके, कभी कभी आता है कि एक्सप्लेन कैबिनेट डिक्टेटरशिप। तो ये दोनों एक ही सवाल है बेसिकली। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ब्रिटिश कैबिनेट इज द मोस्ट curious formation in the political world of modern times by Sir William Gladstone, who has been a great liberal prime minister of the United Kingdom. Cabinet is the executive committee of Her Majesty's Privy Council. Her Majesty's Privy Council is like her cabinet का royal नाम है, a body which has legislative, executive and judicial functions. So बरतानिया में जो चीज़ है वो Her Majesty's, क्योंकि Queen is constitutional head, तो she is referred to, the system is referred to as Her Majesty's government, Her Majesty's civil service, Her Majesty's military, Her Majesty's Privy Council. Composed of Prime Minister and other ministers, it is the ultimate decision-making body within the Westminster system. British political system is known as the Westminster system because the Westminster Hall is the Parliament Hall, or it's located in Westminster building जिसको कहा जाता है। Cabinet is chosen by the Prime Minister in the name of the Crown. Members of the cabinet must invariably be members of either House of Parliament, House of Commons or House of Lords, because parliamentary system है तो fusion होगा executive और legislature का, executive और legislature का इम्तिजाज होगा, वो separation नहीं होगी जो presidential systems में होती है। Cabinet is formed by the party in power in lower house. Cabinet is dissolved by no confidence vote of House of Commons. Change of government हो जाता है, no confidence motion प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के खिलाफ अगर आ जाए तो उनको रिप्लेस करके नया पार्लियामेंट के विद इन फिर नया इलेक्शन होता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन कैबिनेट बनाएगा। अच्छा, इसके अब फंक्शंस पे आएंगे हम। तो सबसे पहले it has a policy determining function. The cabinet gives a single united policy on national and international issues to the parliament. अच्छा, कैबिनेट आपस में क्लोज सर्कल्स में तो डिसएग्री कर सकती है और डेफिनेटली करती होगी, बट वंस कैबिनेट रीचेस अ कंक्लूजन
वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे उसे फॉलो करते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल कैबिनेट का, क्योंकि पार्टी सिस्टम हमने पहले डिस्कस भी किया था, पार्टी रिजिडिटी बहुत है, पार्टी डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है यूके में, और सिस्टम भी इसी तरीके से है कि अगर कैबिनेट में कोई एक बंदा किसी कैबिनेट के डिसीजन से एग्री नहीं करता तो ही शुड रिजाइन। ये ब्रिटिश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है। साजिद जावेद फॉर इंस्टेंस रिजाइंड एज चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इन द कैबिनेट ऑफ बोरिस जॉनसन रिसेंटली इन 2020. Michael Heseltine previously resigned from cabinet during I think Margaret Thatcher's prime ministership के दौरान, उसकी premiership के दौरान resign किया था. There are other examples as well. तो ये आप गूगल भी करें तो आपको पता चल जाएंगे कि who are the ministers who have resigned from the cabinet. तो आप वो एग्जाम्पल 3-4 कोट करते हैं साथ यहाँ पे. So if you don't agree with the decision of your peers or the collective decision of the cabinet, you resign. Otherwise, you agree with it and you defend it. A finalized policy is forwarded to a government department by an administrative action. Executive functions में cabinet is real executive as against the nominal executive represented by the monarch, क्योंकि power effectively prime minister के पास transfer हो चुकी हुई और cabinet के पास. Cabinet gives formulated policies to ministers who direct the respective departments to implement the policies. तो जो respective department के ministers हैं वो cabinet का हिस्सा होते हैं, फिर वो उसके नीचे secretaries और उनका पूरी bureaucracy उनके उस policy को implement करती है. जैसे कि Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs negotiate treaties with foreign states on behalf of cabinet. तो ये उनका minister होगा. A minister makes appointments and conducts the department according to the wishes of the cabinet. Legislative functions में very interesting show. Yes Minister is a very popular British comedy series which I absolutely love it. And also if you guys are preparing for civil service, this show is a must watch. It's a comedy show on how British political system and British civil service, British bureaucracy कैसे टसल होती है और कैसे ministers को civil servants घुमाते हैं. If you guys have not seen it, you guys will really enjoy it. It's from 1980s, but absolutely amazing. Legislative functions. Monarch summons the parliament on cabinet's advice. Cabinet members introduce, explain and defend the bills on the floor of the house when passed by the parliament. Cabinet drives the legislative course of the parliament. Because ministers जो हमें history, constitutional history बताती है ना, legislative history बताती है बरतानिया की, कि ministers initiate 80% of the bills which are introduced in the house. कि 85% जो बिल हैं वो सारे ministers ने move किए होते हैं. तो cabinet ही basically steer कर रही होती है कानून साजी का पूरा course. New laws are submitted to parliament if existing laws do not permit to a specific policy. Bills lacking cabinet support have zero chances to pass. तो अगर cabinet support नहीं करती तो party support नहीं करेगी, majority party support नहीं करेगी तो bill pass नहीं हो. तो cabinet की इस तरीके से बहुत strong control होता है. Financial functions. Chancellor of Exchequer, a cabinet member, prepares and introduces budget in the House of Commons. Judicial functions. Crown appoints judges of important courts on the advice of Lord Chancellor, a member of the cabinet. Crown exercises power of pardon, reprieve and respite on the advice of Secretary of State for Home Affairs. So even though ये functions Crown King या Queen करता है exercise, लेकिन वो on the advice of cabinet members, specific cabinet members करता है. Sorry. The cabinet also acts as a coordinator. तो इस पे ये एक बड़ी famous quotation है. Cabinet is a hyphen. Hyphen is this. The sign is hyphen that joins the executive and legislative department together. It acts as a coordinator amongst all departments of government. Now, principles behind the organization of cabinet. वो कौन से principles हैं जो cabinet की जिनके गिर्द organize होते हैं? सबसे पहले political homogeneity. मैंने आपसे discuss किया था members of the cabinet must have एक तो same political party और ideology के होंगे. World War I से पहले ये principle बहुत strictly follow होता था. World War I के दौरान चूंकि coalition governments बनी, बहुत ज़्यादा composite governments बनी, तो cabinet members different political parties के आए. लेकिन और ये 1931 के बाद हमें multiple times ये नज़र आया कि during the governments of McDonald, Baldwin, Neville Chamberlain and Churchill के coalition governments आई. लेकिन lately we've seen that this is happening far less, लेकिन छोटी पार्टी ज़रूर कहीं ना कहीं होती है. So for instance liberal democrats जो हैं वो for instance coalition में अक्सर जाते हैं one way or the other. Then unity of government. Cabinet faces parliament and people as one unit. जैसे मैंने आपको बताया था कि they may disagree personally but collectively they have to take a decision as a one unit, and if they don't agree with it
they have to resign. Ministerial responsibility का concept ये है कि legally minister is legally bound to follow the law and give legal advice to the crown. Political उनकी responsibility, ministers are politically responsible to the House of Commons and must resign after vote of no confidence is passed. अगर parliament का confidence नहीं है cabinet में तो उन्हें resign करना पड़ेगा. अब vote of no confidence, अच्छा ये बड़ी important चीज़ है. जैसा मैंने आपको भी बताया political homogeneity और as a one unit और unity of government है, तो अगर एक भी मेंबर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, दैट इट इज कंसिडर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द होल कैबिनेट एंड द होल कैबिनेट रिजाइंस. तो जैसे फॉर इंस्टेंस जब डेविड कैमरॉन लेफ्ट प्रीमियरशिप और उसके बाद थेरेसा मे आई तो उन्होंने पूरी अपनी नई कैबिनेट बनाई. थेरेसा मे के बाद जब बोरिस जॉनसन है तो अपनी पूरी नई कैबिनेट बनाई. देन फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सो दैट्स द प्रिंसिपल. सीक्रेसी ऑफ कैबिनेट प्रोसीडिंग्स, जो कैबिनेट प्रोसीडिंग्स हैं वो सीक्रेसी में होती हैं. ओथ ऑफ द प्रिवी काउंसिल बाइंड्स मेंबर्स टू ऑब्जर्व सीक्रेसी एंड नॉट रिवील डाइवर्ज सीक्रेट्स बिफोर पब्लिक और पार्लियामेंट. कैबिनेट कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट, और कैबिनेट कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन इन्वेस्टिगेशन एंड गोइंग इनटू डिटेल. डिवीजन ऑफ टास्क फॉर एफिशिएंट स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे डिफेंस कमेटी है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी है. गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी एंड अ टाइटुलर हेड, इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जो मेजोरिटी में होगा वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा और क्राउन जो है एज अ सेरेमोनियल टाइटल हेड के तौर पे एक्ट करेगा. आगे कॉन्सेप्ट है कैबिनेट डिक्टेटरशिप का, वो इसी से सारा डिराइव होता है कि कैबिनेट ने वर्चुअली सारी पावर मैस कर ली हुई है, तो जो पार्लियामेंट है वो रबर स्टैम्प बन गई हुई है यूके में कैबिनेट की विशेस पे और कैबिनेट की विम्स पे. सो दिस इज इट हैज बिकम द मास्टर ऑफ इट्स मास्टर, बिकॉज पार्लियामेंट इज टेक्निकली द मास्टर, आप पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल उसको, लेकिन कैबिनेट उसका मास्टर बन गया. लास्ट गवर्नमेंट, और इसकी सबसे बड़ा एविडेंस ये है, एग्जांपल आप यहाँ एविडेंस की हेडिंग सब हेडिंग बना सकते हैं, इसके नीचे ये लिखें, लास्ट गवर्नमेंट ओवरथ्रोन बाय अ नो कॉन्फिडेंस वोट वाज इन 1895. पार्लियामेंट वाज तो उसके बाद ये था कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी से ज्यादा कैबिनेट सॉवरेनिटी आ गई हुई है इन अ वे, बट दिस इज अ मोर कंफ्यूजिंग लाइन, तो आप लोग इसको भी इग्नोर कर दें. It has more nuance. Anthony Eden's cabinet intervened during Suez Canal crisis without the prior assent of the parliament. Suez Canal crisis में जमाल अब्दुल नसर की जब इजिप्ट में गवर्नमेंट थी तो सुएज कनाल को नेशनलाइज किया था, तो ब्रिटिश ने इंटरवीन किया. ऑलमोस्ट इजिप्ट एंड ब्रिटेन केम टू अ वॉर, इजराइल वाज आल्सो इन दिस. फिर यूएस ने इंटरवीन करके यूके को कन्विंस किया था कि आप बाहर निकलें, रिट्रीट करें अपनी फोर्सेस, एंड दैट इंस्टेंस इज मार्क्ड एज द ऑफिशियल end of UK as a global power and US as the global western power, क्योंकि UK was listening to the dictation of the US. but बहरहाल पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन और असेंट के बगैर एंथनी ईडन ने फॉरन एक इनिशिएटिव लिया. so you can see how cabinet has become so overpowerful. Ramsey Noury referred to phenomena as cabinet dictatorship, so that he was also I think the former prime minister of Britain, जिधर से ये टर्म कैबिनेट डिक्टेटरशिप की निकली है. पास्ट पेपर में काफी दफा हुई है. कॉजेस क्या हैं कैबिनेट डिक्टेटरशिप के? पार्टी डिसिप्लिन एंड रिजिडिटी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. पार्टी नैरेटिव रेन सुप्रीम ओवर इंडिविजुअल कॉन्शियंस. पार्टी मेंबर्स आर एक्सपेल्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द व्हिप. मैंने आपको बताया था कि व्हिप इशू होता है जो बताता है कि हर जो कानून साजी जो बिल है उसके ऊपर मेंबर ने कैसे वोट करना है. तो कंजर्वेटिव्स अपना ही व्हिप इशू करेंगे, वो व्हिप जो है वो सारे मेंबर्स को बताएगा, कंजर्वेटिव्स के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, कि ये बिल आ रहा है, इस पे आप लोगों ने ये फेवर में वोट करना है कि अगेंस्ट करना है. इसी तरह लेबर पार्टी अपना व्हिप बंदा इशू करेगी जो सबको बताएगा अपने मेंबर्स को कि उन्होंने किस तरह इशू करना है. सो इफ दे डोंट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन एंड दे वोट अगेंस्ट द पार्टी विशेस, दे कैन बी एक्सपेल्ड. strict adherence to party and following the leader results in political suicide of dissenters. अगर कोई dissent करता है तो that's considered a political suicide. Collective responsibility, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. defeat of one member is defeat of the whole cabinet. एक के खिलाफ vote of no confidence होता है तो सबके खिलाफ होता है, इसलिए they act as one unit. collective responsibility लेते हैं वो, अगर individually disagree करते हैं publicly उसे वो लेकिन डिफेंड करते हैं. Delegated legislation. पार्लियामेंट, ये हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं. पार्लियामेंट पासेस बिल्स इन ब्रॉड आउटलाइंस ड्यू टू टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ. कैबिनेट फिल्स द टेक्निकल स्पेस थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड ऑर्डर्स इन काउंसिल. तो वो डिटेल्स उसकी फिर चाकआउट जो है वो कैबिनेट करती हैं, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स करते हैं. एजुकेशन पे एक जनरल बिल पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें प्रिंसिपल्स लेआउट किए हैं, लेकिन फिर उसे जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है वो फिर उसे उसकी डिटेल्स को बाद में फिल आउट करेगी अपने एक्शंस के जरिए, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस के जरिए. पावर ऑफ डिसोल्यूशन. Prime Minister can request the monarch to dissolve the parliament to prevent the vote of no confidence. The crown generally convention ये है कि accedes to the request. Dissolution means a new general election. तो प्राइम मिनिस्टर थ्रेट कर सकता है, टेक्निकली उसकी एक डंडा है उसके पास कि वो पार्लियामेंट को टो कर सकता है लाइन में कि
अगर तो ये मेरी बात ना मानी है, मेरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, तो मैं पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दूंगा और फिर सबका री इलेक्शन होगा, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, बार बार री इलेक्ट होना, इलेक्शन कैंपेन करना, ये वो। तो वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे वाला हिसाब प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, जिसके थ्रेट की वजह से पार्लियामेंट जनरली जनरली काउज डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इवन दो ब्रिटेन में टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, और डाइसी ने तो बड़ा स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि यूके में एक ही सिस्टम है, ऑर्डिनरी लॉ भी ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी, वी डोंट दे डोंट हैव अ फ्रेंच सिस्टम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इवॉल्व कर रहा है विद इन ऑर्डिनरी लॉ एज वेल, कि आहिस्ता आहिस्ता जजेस ने अपनी जजमेंट्स के जरिए उधर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस डेवलप करना शुरू कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये है कि बहुत ज्यादा जो डिसीजंस ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होने होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो केसेस ट्राई कर रहे होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस सुपीरियर्स इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, सो सेक्रेटरी है किसी डिपार्टमेंट का, अंडर सेक्रेटरी है किसी डिपार्टमेंट का, वो कंप्लेन या वो इशू कोई सुन रहा है अपने किसी सबॉर्डिनेट के खिलाफ, उसे या फारिग कर देगा या उसको सजा दे देगा, कुछ कर देगा, which is an administrative action, administrative decision. So administrative law आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है. So minister decide cases concerning their departments. The minister or tribunal is not even bound to give reasons for the decision, but are bound to follow natural justice. जैसे रोड ट्रैफिक एक्ट 1913, ओल्ड एज पेंशन एक्ट 1936, तो इसके अंदर एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है कि किस तरीके से रिस्पेक्टिव मिनिस्टर या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट खुद ट्रायल कर सकता है अपने लोगों का। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है, आहिस्ता आहिस्ता कैबिनेट की डिक्टेटरशिप की मजीद इन्हांस कर रही है। नेशनल इमरजेंसीज, national emergencies के केस में कैबिनेट accumulates a lot of power that in the two world wars and the great depression सारी चीजें पावर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के हाथ में concentrated थी। So this is what all about cabinet and its powers. In the next lecture, hi guys, in this lecture we're going to cover prime minister and the evolution of monarchy. It's a very interesting concept because a lot of people wonder why अगर of parliaments है Britannia, democracy का, it's a cradle of democracy and cradle of freedoms, and why does it have the archaic medieval model of monarchy, and why is monarchy not abolished? So that's a very interesting question, और हम इसको बड़ी nuanced discussion करेंगे, उसको detail में देखेंगे. So number one, wherever there is parliamentary form wherever there is parliamentary form of government, the general election has become the election of the prime minister. तो हम evolution of prime minister को देखें तो हम देखेंगे how prime minister has become very important. So parliamentary form of government में प्राइम मिनिस्टर का टेक्निकल इलेक्शन बन जाता है। हमने अपने मुल्क में भी देखा है कि टेक्निकली ये देखा जाता है कि हमने मुंतखब किसको, वजीर आजम किसको मुंतखब करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर हम डेलीगेट्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज द हेड ऑफ हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट तो हर मैजेस्टी खुद है, और पता नहीं कब से हैं और कब तक रहेंगी। द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी। ये भी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो इनकम्बेंट उस लीडर हो आप उसका नाम दे दें। तो कल को अगर आप इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन और समहाउ कभी किसी से हमारी जिंदगी में लेबर पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया जो कि प्रीएसए से नहीं आया, टोनी ब्लेयर के बाद, तो फिर आप उसका नाम जो है वो लिख सकते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है? सबसे पहले ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, ही फॉर्म्स द मिनिस्ट्री एंड मेक्स हिज ओन कैबिनेट। नेचुरली एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड सीनियर पार्टी कॉलीग्स। नेचुरली जो ऑब्वियसली सीनियर पार्टी लीडरशिप होती है वही मिनिस्टर्स बनते हैं, हमने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में भी ये देखा है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस होती हैं। मिस्टर नेविल चैम्बरलेन ने अपनी पार्टी के चर्चिल को अपनी कैबिनेट से बाहर रखा था बिकॉज चैम्बरलेन डिड नॉट एग्री विद द वर्ल्ड व्यू ऑफ चर्चिल। चर्चिल वाज वेरी एंटी हिटलर, और अभी ये शुरू की बात है जब हिटलर ने अपनी कैंपेन शुरू की थी। तो नेविल चैम्बरलेन की लेकिन जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी अपीजमेंट ऑफ हिटलर की, या पढ़ भी सकते हैं इसको गूगल पे। तो ही डिड नॉट, व्हेन ही वन इलेक्शन, तो ही डिड नॉट इंक्लूड चर्चिल इन हिज कैबिनेट इवन दो चर्चिल वाज अ बिग लीडर। चैम्बरलेन के बाद जब चर्चिल आया तो फिर उस तब तक तो है वो पोलैंड की इन्वेजन कर दी हिटलर ने, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू की हो गई, तो फिर चर्चिल तो बिल्कुल ही एंटी हिटलर हो गया। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं इसको यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर जन वैसे तो नेचुरली एक्सपेक्टेड है टू इंक्लूड सीनियर पार्टी कोलिग्स, बट वो पावरफुल फिगर है, अगर उसे लगता है कि कोलिग्स उसके व्यू से एग्री नहीं करेंगे तो उनको नहीं भी इंक्लूड कर सकता। केस इन पॉइंट दिस, ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट एंड प्रिजाइड्स ओवर इट, कैन अपॉइंट एंड रिमूव मिनिस्टर्स, कैन थ्रेटन द कैबिनेट विद ओन रेजिग्नेशन टू फोर्स कैबिनेट टू टो हिज और हर लाइन।
तो ये मैंने बताया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है, पूरी कैबिनेट चेंज होती है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है कैबिनेट की लीडरशिप के अंदर। Leadership of the House of Commons is the leader of the government. Leader of the lower house makes all principal announcements in the house. He is the representative of cabinet in the house. इसलिए कैबिनेट के अंदर जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आंसर सेशन Q&A सेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट का बहुत फेमस है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। यू शुड डेफिनेटली चेक Q&A ऑफ डेविड कैमरॉन, ऑफ बोरिस जॉनसन, ऑफ थेरेसा मे। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात होते हैं बिकॉज वो बड़ी हीटेड डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट में। तो ही रिप्रेजेंट्स द कैबिनेट इन द हाउस। ऑल्सो वो जो मैंने पहले भी बात की थी कि प्रेसिडेंट कैन प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क द क्राउन टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, तो ये बड़ी पावर है उसके पास। ये एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर बिटवीन द क्राउन एंड द कैबिनेट, चीफ एडवाइजर ऑफ द मोनार्क के तौर पे एक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको जो इवोल्यूशन ऑफ जो पहले एक लेक्चर करवाया भाई मोनार्की के ऊपर और किस तरह ट्रांसफर ऑफ पावर टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कैसे इवॉल्व की थी, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट किस तरह आई थी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि किंग जॉर्ज वन को अंग्रेजी बोलनी नहीं थी आती बिकॉज ही वाज जर्मन। सो उसने फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी की स्पेस वेकेंट रखी, उसकी जगह सर वॉलपोल को अपॉइंट किया, उन्होंने बैंकरप्सी से बचाया इस इंडिया कंपनी को। उसके बाद उन्होंने उसी को कहा कि ही इज द all in all my ministers he is the first among equals, so he is the prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इस तरह कन्वेंशन आई। he is also the ex officio first lord of treasury, और ये उधर से ही आता है सर रॉबर्ट वॉलपोल को जब बनाया था किंग जॉर्ज ने। एंड मिनिस्टर ऑफ फॉर द सिविल सर्विस। कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट, कि अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर है तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी है और मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विस है, उसको सेपरेट चार्ज नहीं लेना पड़ेगा इसका, तो लीगली वो ऑटोमेटिकली वो भी बनेगा। कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज आर इनिशिएटेड ऑन हिज बिहाफ। फॉरेन सेक्रेटरी कीप्स अ कांटेक्ट विद प्राइम मिनिस्टर, मे प्रॉमिस द साइनिंग ऑफ ट्रीटी इन फ्यूचर। फॉर वो कर सकता है कि जो भी ट्रीटी उसने साइन करनी हो बाद में वो पार्लियामेंट में अप्रूव करवा सकता है। सो लेकिन वो पॉलिसी जनरली प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस नेविल चैम्बरलिन की अपीसमेंट पॉलिसी थी टुवर्ड्स हिटलर, जबकि विंस्टन चर्चिल की अग्रेसिव और हॉकिश पॉलिसी टुवर्ड्स हिटलर। टोनी ब्लेयर की इन्वेजन ऑफ इराक पॉलिसी थी, तो उन्होंने किया। फिर control over finances. Financial policy is made according to the economic ideology of prime minister. For example, मार्गरेट थॉचर की neoliberal free market privatization की जो ड्राइव थी वो ने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज कर दिया, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी चेंज कर दी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि गार्डियन पे एक आर्टिकल है, नियोलिबरलिज्म द रूट ऑफ ऑल और इल्स, तो वो आप लाजमी पढ़ें, उससे आपको न्यूलिबरलिज्म काफ़ी दफ़ा रिपीट होगा, खासतौर पे ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन वगैरह, ये वो इन चक्कर में ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसका भी आइडिया होगा। एंड इट स्टार्टेड विद 1980s विद मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रेगन्स rather unholy alliance. Patronage. Prime Minister has patronage because he can appoint ambassador, diplomats and other representatives. He recommends monarch all titles and awards for distinguished members of society. हाँ, मैरियट की स्पेकुलेशन है। प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल रूल ऑफ इंग्लैंड। ही इज एंडाउड विद सच प्लेंटिट्यूड ऑफ पावर एज नो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर इन द वर्ल्ड पोजेसेस, नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और इसमें मैंने इसके अंदर आप कंपैरिजन अगर आपने देखना है तो कंपैरिजन का सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कंपैरिजन बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। आगे है ग्रेजुअल पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू प्राइम मिनिस्टर। The de jure and de facto powers of British monarchs have not been perfectly overlapped due to historical compromises. कि डी ज्योर और डी फैक्टो पावर हमेशा से नहीं, मोनार्क की ऐसा ऐसा कम होती गई है। तो ही डी ज्योर तो वो मोनार्क की पावर है, लेकिन डी फैक्टो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास आ चुकी हुई है ओवर टाइम, क्योंकि मल्टीपल हिस्टोरिकल ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हो चुके हैं, और वो सारे वही कॉम्प्रोमाइज हैं जो हमने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। बिकॉज पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर in intricate symbiosis with each other. They are entrenched, they are well integrated, they are indistinguishable, they are inextricably connected. Well, that's a lot of synonyms. तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब है कि किस तरह पार्लियामेंट की पावर भी प्राइम मिनिस्टर की पावर भी इन्हांस हुई है। सो दैट मीन्स के जो सारी एग्जांपल्स हमने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की के अंदर डिस्कस की है पिछले लेक्चर में, वो सारी इसके अंदर भी आएंगी। मैग्ना कार्टा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेप्टेनियल एक्ट्स, एक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, रिफॉर्म्स एक्ट्स, पार्लियामेंट्री एक्ट्स। अगर मैंने कोई मिस किए हैं इसमें तो आप वहां से मजीद निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं अपने नोट्स में, और उसकी वही वाली समरीज इसी तरह जो छोटे छोटे साइनॉप्सिस ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड लिंक दैट यू शुड चेक। हाउसेस ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी, इसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे इवॉल्व की पावर्स।
Now the important question, why kingship is not abolished in Britain? Simple answer is this कि जब institutions वो sustain करते हैं जो adapt करते हैं हालात के साथ, जो institutions हालात के साथ adapt नहीं करते और resist करते हैं वो वक्त उनको खा जाती है। तो सबात एक तगय्युर सी है ज़माने में, तो उस तगय्युर के साथ जो चेंज के साथ चलते हैं वो लोग सर्वाइव करते हैं। तो ब्रिटिश मोनार्की ने अपना सर्वाइवल को तरजीह दी अपनी पावर्स पे। दे न्यू, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आना शुरू हो गई थ्रू दीज वेरियस इवेंट्स दैट हैपेंड कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जाना है। तो रादर देन फोर्सिंग their rule, they started ceding power to parliament to keep their titular position and check. So British parliament, British monarchy और French monarchy में बहुत फर्क था। किंग लुई XIII की वो मशहूर बात है ना कि बहुत ज्यादा गुर्बत हो गई तो उन्होंने कहा कि लोग क्या खाएंगे, तो उसने कहा लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को, तो उसने कहा कि लोग ब्रेड खा लें। तो वो फ्रेंच मोनार्की ने चूंकि बहुत ऑटोक्रेटिक डिस्पोटिक रूल था तो वो उससे फिर अवाम ने इनकलाब के जरिए फिर हटा दिया, लेकिन ब्रिटिश मोनार्की ने ओवर टाइम इस पर सस्टेन किया। सबसे पहले नॉमिनल पावर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की पे वे फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। किंग जॉर्ज डेलीगेशन ऑफ पावर्स। किंग जॉर्ज की जो मैंने आपको बात बताई, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस उसने क्रिएट किया, अपनी पावर्स कम की। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी पहले मोनार्क होता था, उसने प्राइम मिनिस्टर के पास रहने दी। कैबिनेट को, पार्लियामेंट को ज्यादा स्ट्रेंथन किया। मोनार्की हैज चोजन सर्वाइवल ओवर पावर। द इंस्टीट्यूशंस दैट अडैप्ट देमसेल्व्स विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। फुकुयामा की अगेन पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डिके में ये बात है। Lack of republican sentiment. People in Britain never demanded the abolition of monarchy themselves, to be honest. They called upon Mary when King II left. King James II जब left, when he left, there was a perfect chance कि आप republic institute कर लो, you don't have a king. But parliament ने खुद ही मैरी को बुलाया कि आए आप हमें मारें, आए आप हमारे पे हुकूमत करें, हम नहीं रह सकते राजा रानी के बगैर। उन्होंने ब्रीफली रिपब्लिकन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की 1949 टू 1960 के दरमियान 11 साल के लिए, लेकिन देन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, विलियम ऑफ एंड मैरी आए और हम हमारे पे हुकूमत करें, हमसे नहीं रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना के रखा जाता। विच इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट ब्रिटेन इज मोर ट्रेडिशनलिस्ट, मोर कल्चरली intertwined with its historical values as well, that Britain is proud of its traditions। तो वो चाहता है कि मोनार्की तंग भी ना करे लेकिन मोनार्की रहे, क्योंकि वो उनके ट्रेडिशन है, वो उनके कल्चरल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। Monarchy is also the source of its patriotism. Crown has a stabilizing role in the absence of constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो लोगों की जो एलिजेंस है नेशन की सेंटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जैसे यूएस के अंदर। सो यूएस के अंदर सबकी एलिजेंस मिलिट्री की, पॉलिटिशियंस की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। बट ब्रिटानिया में चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई है तो क्राउन एक स्टेबल फोर्स, नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल स्टेबल फोर्स के तौर पे एक्ट करता है कि जो मोनार्क के साथ हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, वो एक पार्टिजन बंदा है, बट मोनार्क जो है वो नॉन पॉलिटिकल होता है। आगे टाइटुलर हेड ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम आल्सो रिक्वायर्स अ नॉमिनल हेड। अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखना है तो आपको कोई टाइटुलर हेड तो चाहिए, या तो वो प्रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा जैसे हमारे यहाँ आते थे पहले, तो वो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को सबवर्ट कर देगा। तो मोनार्क, तो पहली बात तो ये कि स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, लेकिन वीक प्रेसिडेंट, वीक और पार्टिजन प्रेसिडेंट से भी बेहतर है ब्रिटानिया में एक मोनार्क, बिकॉज एक मोनार्क जो है वो बिल्कुल ही नॉमिनल है, मोनार्क बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता वीक पार्टिजन प्रेसिडेंट से बेहतर, क्योंकि वो ये पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, मोनार्क पॉलिटिकली भी न्यूट्रल है। An executive presidency is a ludicrous idea. Why? Because a non-executive king is not the leader of one party, not the representative of one class. He is the chief of the nation. He is everybody's king. So basically the idea is कि आप ना कोई एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी दे सकते हो जिसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट आ जाए। अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव वीक प्रेसिडेंट भी ले आते हो, उससे भी बेहतर है कि मोनार्क हो, क्योंकि कम से कम वो वीक प्रेसिडेंट वो तो होगा, पार्टिजन होगा, मोनार्क तो पार्टिजन भी नहीं है। तो आपको ये दोनों इन सिचुएशंस में भी बेहतर है। Mediated in political crisis. Even though over time monarchs stopped interfering in political affairs, but they do interfere when required on behalf of parliament and nation's interests. तो for instance जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आयरिश क्राइसिस ऑफ 1911-1914 में, किंग जॉर्ज सिक्स का विजिट टू यूएसए एंड फ्रांस इन 1930
IX steered a long way friendship जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में फिर बहुत कारआमद साबित हुई. रॉयल हाउस है सोशल इंस्पिरेशन. मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटेन इज अ मोर ट्रेडिशनलिस्ट, मोर आइडेंटिटी ओरिएंटेड सोसाइटी विच इज प्राउड ऑफ इट्स रिच हिस्ट्री. तो ब्रिटिश जो नोबिलिटी और जेंट्री है, बिकॉज विक्टोरियन एरा से ब्रिटिश रॉयल्टी और ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी एक बड़ी एक जेंट्रिफाइड सी सोसाइटी अपने आप को प्रेजेंट करती है. तो जो रॉयल हाउस का फैशन है, रॉयल हाउस का जो स्टाइल है, रॉयल हाउस का जो करिश्मा है, वो बिकम्स द एडिफिस ऑफ फॉर द ब्रिटिश नोबिलिटी एंड जेंट्री. दे सपोर्टेड. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा फिलांथ्रोपी करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मोनार्क्स. तो दे हैव अ वेरी गुडविल विद द पीपल. एमिनेशन ऑफ फैशंस एंड रॉयल हेरिटेज टूरिज्म. रॉयल हेरिटेज टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग बहुत ज़्यादा बरतानिया जाते हैं. जो रॉयल हेरिटेज है, उनके म्यूजियम्स के अंदर जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं, जो पैलेसेस वगैरह हैं, वो टूरिज्म अट्रैक्ट करता है. तो दे हैव कंट्रीब्यूटिंग टू द system as well. So the idea to scrap a popular monarchy needs to have a significant demand for a change which is not there. There needs to be evidence that the institution does significant harm, which is again just as hard to find. It may be accused of being expensive है royal house, but offset against the few millions of cost the fact that British royal heritage is a big part of its tourism appeal. कि पैसे तो लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऑफसेट करें कि वो कितनी टूरिज्म अपील भी इंक्रीज करते हैं और उधर से फिर कितना रेवेन्यू आता है. And not to mention the unquantifiable but surely substantial brand management efforts that the Queen in effect performs on overseas trip. तो बहुत ज़्यादा ब्रांड मैनेजमेंट और गुडविल क्रिएट करने में कंट्री की ओवरसीज हेल्प करती है वो. और अगर कोई अल्टरनेटिव प्रेसिडेंट आए तो वो भी पैसे तो लेगा, उसको भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो देने पड़ेंगे, तो वो भी कॉस्ट फ्री नहीं होगा. दैट इज वाई having a kingship even today as a constitutional monarchy is a good idea. This conclusion I've written from an article in The Economist, which is the idea that why kingship is not abolished, which you can read as well. So I hope this lecture was helpful to you guys. Please leave your feedback in the comment section, and if you have any query regarding any of the lectures that we have so far had, ask me in the WhatsApp group. And good. Hello everyone, welcome back to the political science lecture series on Near Peer, and today we're going to continue with yet another very important topic, which is the United States versus United Kingdom political party system. So इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि यूएस की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है. तो इसको शुरू करने से पहले मैंने अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू गाइज लिंक्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और जिसकी वजह से यू कांट कीप अ ट्रैक ऑफ कि किस जगह पे कौन सी लिंक हमने एडिशनल रिसोर्सेज देना है, आई एम गोइंग टू अटैच द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द लिंक्स इन बिटवीन द वीडियोस, ताकि जिस जगह पे आपको मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर एक एडिशनल रिसोर्स कंसल्ट करें, आप वहीं पे किया करें. सो इट वुड बी गुड कि जहाँ मैंने आपके साथ लिए कोई एडिशनल रिसोर्स लगाया हो, यू पॉज द वीडियो and see that lecture, or you can alternatively just see my video first and then while you're making notes दोबारा वीडियो मेरी देखते हुए आप ये lectures note कर सकते हैं. So I would recommend that you guys read about the political spectrum, how the political compass works. This will introduce you guys to the idea of right wing and left wing, liberals and conservatives. ये आपने काफ़ी दफ़ा अल्फाज सुने हैं और मैंने ये पोल साई 1 के कुछ lectures के अंदर briefly explain भी किया है, but for a sort of a recap and to get a very good understanding of this, I would recommend you guys see these 2 lectures first. So pause the video right now, go to YouTube and watch these 2 videos and then continue with the lecture. So introduction mein you can start with a quotation that what is a political party? It is a group of citizens who are more or less organized and act as a political unit. और political parties basically उनका एम इस पोलिटिकल यूनिट का ये होता है कि वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल करें, बिकॉज एवरी पोलिटिकल पार्टी सीक्स टू गेट इनटू पावर एंड गेट द गवर्नमेंट. दे फॉर्मुलेट, मोल्ड एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन. वो ऑपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, या वो छोटी पार्टीज भी हो, तो उनका सबसे एक प्राइमरी पर्पस ये भी होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करते हैं और वो हुकूमत और अवाम के बीच में एक लिंक के तौर पे काम करते हैं. Now let's start with the United States political party system. और उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो फाउंडिंग फादर्स थे, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन, जॉन जे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन लोगों के व्यूज़ क्या थे पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब और पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के मतलब. तो पॉलिटिकल पार्टीज
के इतनी फेवर में फाउंडिंग फादर्स नहीं थे. दे बिलीव दैट एक डिफरेंट फैक्शंस एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि लोगों के व्यूज को की नुमाइंदगी करें, लेकिन एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज दे डिड नॉट कंसिडर इट अ गुड आइडिया, बिकॉज दे बिलीव दैट political parties में partisanship is basically when you don't agree with anything the other party says simply because you don't agree, because they don't belong to that same political party, right? So उनको लगता था कि partisanship बहुत बढ़ेगी, political polarization बहुत ज़्यादा होगी, political divide बहुत ज़्यादा होगी, लोग coordinate और collaborate नहीं कर सकेंगे इन political parties की वजह से. So they did not want the United States system to develop political parties. सो इन दैट सेंस उन्होंने एक सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक सियासी जमात या लोग आपस में इस तरीके से डिवाइड ना हो. उन्होंने जो चेक्स एंड बैलेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आते हैं, वो उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस वैसे ही इंश्योर किए सिस्टम के अंदर, एज यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर्स के कैसे लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के, लेजिस्लेचर के अंदर लोअर हाउस का अपर हाउस पे, अपर हाउस का लोअर हाउस पे. सो यू गाइज नो अबाउट दैट. अनदर चेक दैट दे इंस्टीट्यूटेड वाज द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि अभी तक जिसका मसला यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है. इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट. सो दे डिड नॉट फील द नीड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी के ये इलेक्टोरल कॉलेज ठीक है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. However, in later stages, political parties did evolve after Washington's death. बिलखसूस हैमिल्टन और थॉमस जेफरसन की आपस में जो लड़ाई थी, फेडरलिस्ट्स और एंटी फेडरलिस्ट्स, आप में से जो यूएस हिस्ट्री रखेंगे उनको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो बड़ी डिटेल में उन्होंने पढ़ा होगा. तो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की स्ट्रगल हुई, तो उसकी वजह से सबसे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आती हैं, एंड देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. So today we do have a very strong political party system in the US. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कंपैरिजन का. There are some contextual differences between the way the political society of United States works and how the polity of Britain works. So contextual differences क्या हैं? United States is bigger than UK, both in terms of geography and population. तो geography में भी, size में भी बड़ा है और population में भी बड़ा है. USA also has a more diverse society, culturally, religiously, ethnically, linguistically. In all ways, US hosts more diverse population than UK does. जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पार्टीज हैं वो ज़्यादा डाइवर्स लोगों को और ज़्यादा डाइवर्स किस्म के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं यूके की निस्बत, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो यूएस की पार्टीज हैं वो ज्यादा डिवाइडेड है अपने अंदर, विद इन देमसेल्व्स. तो डेमोक्रेटिक पार्टी विल बी मोर डिवाइडेड विद इन इटसेल्फ, रिपब्लिकन पार्टी विल बी मोर डिवाइडेड विद इन इटसेल्फ. इन यूनाइटेड किंगडम पार्टीज ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहां पर इतने डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते विद इन पार्टीज हम बात करें, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस के अंदर एक बहुत लार्ज फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत डाइवर्स लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है. और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेचर यूके के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी इतने लार्ज फैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करी. सो दैट्स द आइडिया. सो पार्टीज इन द यूएस encapsulate all shades of public opinion. So that's where the peculiarity of US political parties come from. So now let's get on to the comparison part. तो सबसे पहले तो ये कि दोनों के अंदर टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है. टू पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय टू पार्टीज. इट डज नॉट मीन कि कोई और सियासी जमात सिरे से मौजूद नहीं है, वहां पर सियासी जमातें मौजूद हैं, दूसरी छोटी जमातें भी, मगर पिछले काफी अरसे से, कोई 100 साल से, 125 साल से वहां पर जो इलेक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट है और ऑपोजिशन है, वो जनरली उन दो जमातों से ही आती है. सो पॉलिटिकल पावर कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज. यूएस में वो दो पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी है, इसको जीओपी भी कहते हैं. रिपब्लिकन पार्टी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जीओपी, और दूसरे आपके डेमोक्रेट्स. And this is the symbol of Democrats, and this elephant is the symbol for Republicans. In UK, दो जमातें, कंजर्वेटिव्स और लेबर पार्टी है. डेमोक्रेट्स यूएस में लेफ्ट विंग जमात है और लिबरल जमात है. लेबर पार्टी यूके में लेफ्ट विंग जमात है और लिबरल जमात है. यूएसए के अंदर जीओपी और रिपब्लिकन्स राइट विंग जमात है और कंजर्वेटिव जमात है. और यूके में, एज द नेम सजेस्ट, कंजर्वेटिव्स आर राइट विंग एंड कंजर्वेटिव्स. सो दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम का. सो दे डिफर इन देयर सिस्टम्स. सो यूएसए में वी नो दैट देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और
इस तरह पॉसिबल है यूएस के अंदर के प्रेसिडेंट किसी एक पार्टी का है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स किसी और पार्टी का है, सेनेट किसी और पार्टी के पास है. फॉर इंस्टेंस, एज ऑफ येट, करंटली एज वी स्पीक, टुडे 30th April 2020 is that Democrats control the House of Representatives, which is the lower house. The Senate or just House की speaker है Nancy Pelosi. She's also Democrat. जो Senate है that is being controlled by Republicans, and the President Donald Trump is from the Republican Party. ठीक है. तो ओबामा के टाइम पर एक वक्त था कि ओबामा वाज फ्रॉम डेमोक्रेट्स एंड बोथ हाउसेस वर कंट्रोल्ड बाय रिपब्लिकन्स. तो यूएस में चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेपरेट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के जीरो, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि लेजिस्लेचर सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट है. और ये आपको सारा याद होना चाहिए, हमारी जो बोथ साइड वन में भी डिस्कशन हुई थी और यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में भी जो डिस्कशन हुई थी. So that is, it's possible for the different parties to come. But in UK, because there is a fusion of executive and legislature by virtue of the fact that they are a parliamentary system, तो वही बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है जो सबसे ज्यादा जिसकी सीटें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर. सो वही पार्टी हुकूमत बनाती है जिस. तो पार्लियामेंट और कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर आर डोमिनेटेड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी. जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है वो डोमिनेट करती है. सो डिविसिव executive and legislature UK में exist नहीं करता because they are parliamentary system. Third is this idea of party discipline. Party discipline is basically the idea कि कितना difference है पार्टी के अंदर कितना dissent common है, पार्टी कितनी डाइवर्स फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है. अगर पार्टी बहुत डाइवर्स फैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है और आपस में डिसेंट बहुत कॉमन है तो इट विल हैव अ लूज पार्टी डिसिप्लिन. मगर अगर वो नहीं, अगर पार्टी में एक ही तरह के तरीके से सारे मेंबरान वोट करते हैं तो पार्टी में डिसिप्लिन ज्यादा होगा. अब आपको याद है हमने कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था कि यूएस जियोग्राफिकली डाइवर्स है, कल्चरली, एथनिकली, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली, सेक्शनली. तो वो इतना डाइवर्स है कि वहां पर पार्टी ज्यादा डाइवर्स सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं. बाय वर्च्यू ऑफ दिस फैक्ट कि एक पार्टी को बहुत डाइवर्स फैक्शंस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो पार्टी ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड है. अनडिसिप्लिन्ड से मुराद कि उसमें डिसेंट ज्यादा कॉमन होगा, उसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट चीजों के लिए आर्ग्यू कर रहे होंगे. तो जैसे फॉर इंस्टेंस बर्नी सैंडर्स ऑर्डिनरी डेमोक्रेट से ज्यादा लिबरल है, वो ज्यादा लेफ्ट पे है, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है ऑर्डिनरी डेमोक्रेट से, वो ज्यादा लिबरल स्टांसेस को चैंपियन करेगा. सिमिलरली जीओपी के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, टी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की ऑर्डिनरी बाकी जमात से ज्यादा कंजर्वेटिव है, ज्यादा राइट विंग है, ज्यादा फिस्कली कंजर्वेटिव है. I would recommend you guys to watch a video if possible on Tea Party. क्या ये basically this a movement within the Republican Party जो कि आम Republican Party से भी ज्यादा conservative है. So because political parties in US act as loose coalitions with individuals having varying interests. For example, एक Pennsylvanian Democrat might support high tariffs because वो चाहता है कि वहां पर इंडस्ट्री ज्यादा लगे, बट साउथ का फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेट प्रोबेबली माइट वांट लेस टैरिफ्स बिकॉज वो मोर एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज हैं. सो यानी कि आपकी सेक्शन और रीजन वाइज interests of the political parties and the kind of narratives they represent change because वो different factions को represent करें. UK on the other hand is more disciplined and dissent is very less frequent. पार्टी का जो भी नैरेटिव होगा वो तमाम इंडिविजुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा. एंड बाय द वे दिस इज आल्सो वेरी कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्टी डिसिप्लिन ज्यादा होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर नहीं होता. हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हर वीक एक व्हिप इशू करता होता है टू इंस्ट्रक्ट मेंबर्स ऑन वोटिंग ऑन स्पेसिफिक इश्यूज. पार्टी व्हिप बेसिकली वो बंदा होता है पार्टी का जो कि बताता है मेंबर्स को पार्लियामेंट के उस पार्टी के कि ये जो फलानी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में आ रही है इस पे आपने इस तरीके से वोट करना है बिकॉज पार्टी आपसे इस तरीके से वोट चाहती है. यूएस के अंदर व्हिप वगैरह इशू नहीं किया जाता पार्टी के अंदर. आई थिंक व्हिप्स एग्जिस्ट करते हैं मगर वो उनके इतना कंट्रोल नहीं होता. सो द सेम मेंबर्स फ्रॉम डेमोक्रेट्स कैन वोट ऑन अ लेजिस्लेशन डिफरेंटली कि दो डेमोक्रेट्स में से एक उस लेजिस्लेशन की फेवर में कर सकता है, एक उसके अगेंस्ट कर सकता है, एंड दे कैन स्टे विद इन द पार्टी. को इतना मसला नहीं है. लेकिन यूके में ये चीज ऐसे नहीं है. यूके में पूरी पार्टी एक ही तरह वोट करती है एक लेजिस्लेशन पे. डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस के फंडामेंटल जो आइडियाज हैं उनके ऊपर, तो इवन दो वो डाइवर्स चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्स आइडियाज को, डाइवर्स लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर स्कीम है, ब्रॉडर इश्यूज हैं, उनके ऊपर एक
कंसेंसस हिस्टोरिकली पाया जाता रहा है यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। कुछ ऐसे ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं जो सेंट्रिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, नियो लिबरल सेंट्रिस्ट प्रिंसिपल्स, जिसके ऊपर उनका ब्रॉडली एक कंसेंसस पाया जाता है। इस पे भी आप एक आर्टिकल, कोई एक गार्डियन में आर्टिकल है, न्यूलिबरलिज्म the cause of all our problems, it's phrased in similar fashion. So just type on Google neoliberalism, the cause of all our problems. गार्डियन का आर्टिकल आएगा, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है, you guys should read it to understand what neoliberalism is. तो बेसिकली न्यूलिबरल आइडियाज के पार्टी बहुत अरसे से, ऑल्सो रिमेंबर आई एम टॉकिंग प्री प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, प्री प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तक एक कंसेंसस लार्जली पाया जाता था ब्रॉड इश्यूज पे, जैसे कि बोथ पार्टीज वुड सपोर्ट कैपिटलिज्म, फॉरेन पॉलिसी में बोथ पार्टीज वुड बी एंटी रशिया, एंटी चाइना, एंटी असाद इन सीरिया। तो जनरली और न्यू लिबरल आइडियाज पे उनका एक कंसेंसस था। इवन दो हिस्टोरिकली उन्होंने अपने नैरेटिव्स इवॉल्व किए हैं, अगर हम बहुत पीछे जाएं, अगर 100-125 साल पहले जाएं, तो रिपब्लिकन्स फ्रॉम लिंकन्स स्लेवरी अबॉलिशमेंट टू रेसिस्ट ideas of President Donald Trump. So Abraham Lincoln was from a Republican party which was a progressive party. Now it's a conservative party. तो उन्होंने किस तरीके से चेंज किए। डेमोक्रेट्स हिस्टोरिकली एक कंजर्वेटिव वाइट सुप्रीमेसिस्ट पार्टी होती थी साउथ की, तो they have gone from that to producing an African American President Obama. So लेकिन ये डिफरेंसेस जो हैं वो पॉपुलर विम्स के हिसाब से के साथ साथ चेंज हुए, उनके एजेंडाज वगैरह साथ साथ चेंज नहीं हुए। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन से पहले तक ठीक थी। एवर सिंस द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वी सीन द डिवाइड, जो कि जरा सेंटर में एक कंसेंसस पाया जाता था पार्टीज में, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, और यूएस के अंदर पार्टिजनशिप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा होती जा रही है, जो कि बड़ा एक कॉमन कंसर्न है। और आप यहाँ अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे, पार्टिजनशिप बहुत बढ़ गई है यूएस में, डेडलॉक्स बहुत बढ़ गए हैं, ग्रिडलॉक्स बहुत बढ़ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने वो ईरान न्यूक्लियर डील से, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, एंटी इमिग्रेंट स्टांस, इन चीज़ों पे बहुत की वजह से ये बहुत रेडिकली डिफरेंट स्टांसेस थे जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज दोनों जो अस्क्राइब करती थी उनसे, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो गया। These are the articles that you guys should definitely see. ये बेसिकली इसके अंदर ये कि हाउ द रिपब्लिकन पार्टी वेंट फ्रॉम लिंकन टू ट्रम्प। ये खान अकेडमी का एक लेक्चर है, आप ये भी देखिएगा कि आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द यूएस, सो दिस विल गिव यू अ डीपर इनसाइट इनटू दिस आइडिया। अगर हम यही बात अब यूके में बात करें, तो यूके में पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे यूएस में पहले एक ब्रॉड कंसेंसस एग्जिस्ट करता था, यूके में वो कभी भी नहीं रहा। यूके की दोनों पार्टीज अपनी अपनी कुछ आइडियाज पे बहुत फंडामेंटली रिजिड हिस्टोरिकली रही हैं, जो कि बड़ी डिफरेंट पोजीशंस रही हैं। कंजर्वेटिव्स वुड सपोर्ट कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड लेबर पार्टी वुड स्टैंड फॉर अ सेमी सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव एंड नेशनलाइजेशन नैरेटिव। तो ये बेसिकली स्मॉल गवर्नमेंट की बात करते थे और ये बेसिकली बिग गवर्नमेंट की बात करते थे। यू कैन ऑल्सो गूगल दीज टर्म्स फॉर ग्रेटर इनसाइट। लेबर पार्टी वुड सपोर्ट मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, greater funding for national health services and labor protection laws, and they would be against privilege, क्योंकि ये working class को historically represent करते हैं। So Labour Party was basically working class लोगों की जमात थी, जो workers, industrial workers, urban workers, इन लोगों के interest को represent करती थी। Sort of Marxist ideas आहिस्ता आहिस्ता ने inspire किया Labour Party को, तो जिसकी वजह से this is a left wing progressive मोर रेगुलेटरी स्टांस है इनका गवर्नमेंट के ऊपर। आगे हम आते हैं लेफ्ट राइट डिवाइड पे। अगर तो आपने वो वीडियो देखी है जो मैंने आपको रिकमेंड की थी शुरू में, तो यू विल गेट दिस। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज देख लें दोबारा। रिपब्लिकन पार्टी इज अ राइट विंग जमात है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेट्स सेंटर लेफ्ट पे हैं, लेफ्ट विंग जमात है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का सेंटर यूके के सेंटर से राइट पे है। फॉर इंस्टेंस, अगर ये यूएस है तो ये यूके है और इनका सेंटर यहाँ पर है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो यूएस के यूके के अंदर राइट विंग जमातें भी हैं, वो इतनी जो यूके के अंदर कंजर्वेटिव जमात है राइट विंग पे, राइट पे चूंकि कंजर्वेटिव होती हैं, वो कंजर्वेटिव जमातें जो हैं वो इतनी कंजर्वेटिव नहीं है जितनी यूएस की जमातें कंजर्वेटिव हैं। और जो यूके के अंदर लेफ्ट विंग जमातें हैं जैसे कि लेबर पार्टी, वो डेमोक्रेट से ज्यादा लिबरल और ज्यादा लेफ्ट पे है, प्रोग्रेसिव है।
तो फॉर इंस्टेंस के बर्नी सैंडर्स ये आम डेमोक्रेट्स हैं अगर अपने स्टैंड्स के अंदर, तो बर्नी सैंडर्स फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आएगा, यानी आम डेमोक्रेट से भी लेफ्ट पे आएगा, ज्यादा प्रोग्रेसिव है। वो इधर तो एनैमली है कंसिडर होता, वो फार लेफ्ट कंसिडर होगा यूएस में, लेकिन वो यूके में के अंदर अगर वो होता हाइपोथेटिकली, तो वो एक नॉर्मल लेफ्ट विंग लेबर पार्टी का मेंबर समझा जाता है, मतलब उसका स्टांस समझा जाता है, क्योंकि उसके जो आइडियाज हैं वो यूके में कॉमन है। अगर इसको बहुत सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो यूके जनरली यूएस से ज्यादा लिबरल है। यूनाइटेड किंगडम इज मोर प्रो वर्कर्स, प्रो रेगुलेशंस, लेस कैपिटलिज्म, मोर स्टेट ओरिएंटेड अप्रोच कंपेयर टू यूएस। यूएस यूके से ज्यादा ओवरऑल कंजर्वेटिव है इन इट्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड इन इट्स अप्रोच। सो दैट्स द फंडामेंटल आइडिया। स्मॉलर पार्टीज एंड देयर इफेक्ट्स, हमने डिस्कस किया यूएस और यूके दोनों में स्मॉलर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस यूएस के अंदर चूंकि दो पार्टीज हैं जो डोमिनेट करती हैं और ये दोनों लूज कोलिशंस हैं और ये अनडिसिप्लिन्ड है, ये डाइवर्स सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर लेती हैं, डिसेंट हो सकता है। दिस अलाउज देम टू अब्सॉर्ब द न्यू एंड इमर्जिंग आइडियाज ऑफ द न्यू पार्टीज। तो बेसिकली जिस तरह जो टी पार्टी मूवमेंट शुरू हुई जो कि बहुत हाइपर कंजर्वेटिव थे, खासतौर पे फिस्कल कंजर्वेटिज्म था। गूगल कर लें इसको जरा डिटेल में देखने के लिए कि व्हाट इज फिस्कल कंजर्वेटिज्म, बट बेसिकली यही कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, डीरेगुलेशन होनी चाहिए, बहुत प्रो कैपिटलिज्म की आइडियाज थे। तो जीओपी के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ने 2008 के करीब इस फैक्शन के आइडियाज को ऑप्ट कर लिए, इनके लोगों को ऑप्ट कर लिया और वो जीओपी का नॉर्मल हिस्सा है। इसी तरीके से ग्रीन पार्टी शुरू हुई यूएस के अंदर, जिसका आइडिया था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना। वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने डेमोक्रेट्स ने ग्रीन ये भी चीज अपने अंडर इनकॉर्पोरेट कर ली, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड वगैरह ये वो, तो ग्रीन पार्टी का नैरेटिव भी कोऑप्ट कर लिया। तो वो कोऑप्ट कर लेते हैं और उन छोटी पार्टीज के आइडियाज को जो इमर्ज हो रही होती हैं। यूके के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टीज बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड हैं, वो अपने अपने नैरेटिव्स पे बड़ी फिक्स रहती हैं, तो इसलिए छोटी पार्टीज को नए जो आइडियाज लेकर आती हैं, जो नए इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको स्पेस मिल जाती है। सो स्मॉलर पार्टीज इन्फ्लुएंशियल हो जाती हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी फॉर इंस्टेंस गॉट 48 आउट ऑफ 59 सीट्स इन द स्कॉटिश पार्लियामेंट, जो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट है उसमें, एंड 81% ऑफ स्कॉटिश सीट्स इन कॉमन्स इन द जनरल ऑफ 2019। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी यूके ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इवन दो कंजर्वेटिव्स और लेबर पार्टी दोनों ब्रेक्जिट के खिलाफ थे लेकिन फिर भी ब्रेक्जिट हुआ और यूके, जिसका लीडर नाइजल फराज ने बहुत बहुत फेमस लीड की थी इसके खिलाफ स्ट्रगल। मोड्स ऑफ इलेक्शंस हमने देखे हैं कि यूएस के अंदर प्राइमरीज और कॉकसेस के जरिए इलेक्शंस होते हैं। तमाम रजिस्टर्ड वोटर्स अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं, sort of almost directly, even though Bernie Sanders was not, अगर पार्टी पसंद नहीं करती थी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, लेकिन फिर भी उसने एक सिग्निफिकेंट सेकंड रनर वो हर दफा दोनों दफा रहा। डोनाल्ड ट्रंप को शुरू में आरएनसी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन नहीं करती थी, वो जेब बुश को सपोर्ट करते थे पहले इलेक्शन में, बट स्टिल ट्रंप मैनेज टू कम एट द टॉप ऑफ द पार्टी बिकॉज पार्टी के वोटर्स डिसाइड करते हैं यूएस के अंदर। यूके में प्राइमरी और कॉकसेस नहीं होते, वहाँ हमारे वाला निज़ाम है कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मुंतखब किया, वो पार्लियामेंट में गए, उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर चुना। तो जितने आपके लीडर्स हैं वो इसी तरीके से आए हैं, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरॉन, एड मिलिबैंड एंड जेरेमी कॉर्बिन, ये तीनों बाय द वे लेबर पार्टी के हैं और ये डेविड कैमरॉन कंजर्वेटिव पार्टी के। तो आप पार्टी के जरिए यूके में आते हो। ये वीडियोस देख लें अगर आपको, if you want to know about how American presidential primaries work and what is the difference between caucuses and primaries. Last is electoral campaigns. Electoral campaigns basically USA के अंदर जो electoral campaigns हैं वो बहुत 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 उसमें कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। सो यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सिटीजन्स यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कैंपेन में कोई जितना मर्जी पैसा लगाए। पैसा लगाने से मुराद ये भी होता है कि कंपनीज अपने अपने कैंडिडेट्स के ऊपर पैसा लगाती हैं। तो एक बहुत बड़ी एलिगेशन ये है यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसको एलीट कैप्चर भी कहा जाता है, आप इसे जरूर चेक कीजिएगा, एलीट कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एक्सन मोबिल, लाइक गोल्डमैन सैक्स, ये कैंडिडेट्स को सुपर पैक्स देते हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स में। जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर वो उनकी फेवर में लेजिस्लेशन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि गन कंट्रोल लेजिस्लेशन नहीं होती यूएस के अंदर, क्योंकि एनआरए, नेशनल राइफल एसोसिएशन, सबसे बड़ी लॉबी है जो कि फंड करती है पॉलिटिकल कैंपेन्स को दोनों साइड्स पे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के।
Recently, Mike Bloomberg spent $400 million in the 2020 presidential campaign, और टेलीवाइज डिबेट वहां पर 1960 से चल रही है. तो बहुत ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग पे, इन चीजों पे. ट्रम्प और हिलरी की जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, इट अट्रैक्टेड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 84 मिलियन व्यूअर्स इन 2016. तो बहुत ज्यादा मड स्लिंगिंग होती है, बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं, एडवर्टिजमेंट्स बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली एक दूसरे को टारगेट करने के लिए. लॉक हर अप कैंपेन जो पूरी ट्रंप ने हिलरी के खिलाफ शुरू की, तो ये हमें यूएस में ज्यादा नजर आता है. यूके के अंदर देयर आर पार्लियामेंट्री लिमिट्स, स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस ऑन एक्सपेंडिचर फॉर ऑल इलेक्शंस, कि आप कितना इलेक्शंस पे स्पेंड कर सकते हो, उसकी लिमिट है. तो कॉर्पोरेशंस का इन्फ्लुएंस है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस का, लेकिन कम है कंपेयर टू यूएस, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते पॉलिटिशियंस पे जिस तरीके से यूएस वाले करते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में दे लिटरली बाय ऑफ पॉलिटिशियंस. सो टेलीवाइज डिबेट्स पहली दफा 2010 में शुरू हुई थी, इसीलिए फैक्ट ट्विस्टिंग, वो टेलीविजन वाला कल्चर जरा कम है पोलिटिसाइजेशन का वहां पे, तो पर्सनल अटैक्स आर लेस कॉमन. नाउ द नेक्स्ट इज के इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स. यूएसए के अंदर इंडिविजुअल्स और पर्सनल कैरिज्मा लोगों का बहुत अहम है. पार्टी इतनी अहम नहीं है, पार्टी से ज्यादा अहम लोगों के नाम और पॉलिटिकल डायनेस्टीज. ये हमारे यहाँ एक तनकीद पाई जाती है कि सिर्फ हमारे यहाँ पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो है वो पाई जाती हैं, जबकि यूएस के अंदर भी कैनेडीज एंड क्लिंटन्स डेमोक्रेट्स में रहे हैं, बुशेस, 2 बुश प्रेसिडेंट्स आपके आए हैं, तीसरे को उन्होंने पार्लियामेंट में रहा है और प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने की कोशिश की, बट डोनाल्ड ट्रंप डिफीटेड हिम. सो वहां पर इस तरीके से रहा है. Influential individuals come from privileged background. कांग्रेस, मिलिट्री, कॉर्पोरेशन, ट्रॉयका, या नॉम चॉम्स्की का बड़ा फेमस है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो मिलिट्री से आते हैं कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस से आते हैं कॉर्पोरेशंस में चले जाते हैं. सो इन तीनों के बीच में ये रिवॉल्व करते रहते हैं. यू गाइस शुड गूगल दिस इफ यू वांट गेट सम एग्जांपल्स. बहुत सारे यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं जो मिलिट्री बैकग्राउंड से आए हैं. सो दिस इज आल्सो रिफर्ड टू एज द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. आई थिंक दिस वाज कॉइन्ड बाय ट्वाइट डी आइजनहावर. बट यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक, गूगल करें गूगल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और कांग्रेस मिलिट्री कॉर्पोरेशन ट्रॉयका को. यूके के अंदर पार्टी अहम है. पार्टी, अगर आपकी पार्टी से एसोसिएशन है तो ही आप पार्टी के अंदर स्ट्रगल करके ऊपर आ सकते हैं. आपका बैकग्राउंड मैटर्स मच लेस इन दैट सेंस. फैमिली बैकग्राउंड, तकरीबन कोई भी पॉलिटिकल डायनेस्टी यूके में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पार्टी बहुत स्ट्रांग है. इसका क्रिटिकल एनालिसिस अगर करें तो एज अ कॉन्सिक्वेंस फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके में लिखा है कि यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज डिवाइडेड है, फैक्शंस हैं, पार्टिजनशिप भी ज्यादा हो रही है, और चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा, डेडलॉक्स बहुत हो जाते हैं. डेडलॉक्स की वजह से इनएफिशिएंसी है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव में 2 डिफरेंट पार्टीज बैठी होती हैं, रिजिडिटी है, और आपस में लेजिस्लेशन ही अक्सर पास नहीं हो पाती. आपको मैंने पहले भी एक लेक्चर में कहा था आपने गवर्नमेंट शट डाउन के बारे में लाजमी पढ़ना है, तो आप हमने अभी गूगल करें व्हाट इज गवर्नमेंट शटडाउन इन यूएस. गवर्नमेंट शटडाउन होती है कि कांग्रेस पैसे नहीं रिलीज करती, लेजिस्लेशन नहीं हो पाती, तो डिपार्टमेंट्स को पैसे रिलीज नहीं होते, तो गवर्नमेंट लिटरली शट्स डाउन. तो यू कैन कोट दिस एज अ क्रिटिक इन द क्रिटिकल एनालिसिस, और ये गूगल आपने लाजमी करना है, इसको भी और जो पिछले सारे रेफरेंसेस मैंने आपको बताए उनको भी. यूके अकॉर्डिंग टू फुकुयामा एज वेल इज मोर फ्लेक्सिबल, दिस मोर एफिशिएंट फॉर रिफॉर्म, क्योंकि एक ही पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, और वही पार्टी की पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है, तो वो आसानी से चीजें कर लेते हैं मैनेज. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दीज डिस्कशंस. In the next lecture we're going to cover the constitution of Fifth Republic. I hope this lecture was helpful to you guys, and please do check all the references that I made and the references that I showed. Thank you.